हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी फिलहाल 18,350 के ऊपर टिकने में कामयाब। इन्फोसिस, एचडीएफसी ट्विंस और कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया सहारा। बैंक निफ्टी फिलहाल दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। मेटल शेयरों में तगड़ी खरीदारी, करीब 2% की तेजी के साथ 6 महीने के शिखर पर पहुंचा निफ्टी का मेटल इंडेक्स। आज हिंडाल्को, नैल्को और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में 4 से 5% का इजाफा। वहीं ऑटो और टेक्नोलॉजी के साथ सीमेंट शेयरों में भी तेजी। अच्छे नतीजों के दम पर इन्फोएज में शानदार तेजी। शेयर 6% उछलकर वायदा का टॉप गेनर में शामिल हुआ, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद सन टीवी, बीएचईएल, एफएनओ के टॉप लूजर बने। दूसरी तिमाही में कमजोर रहे भारत फोर्ज के नतीजे। स्टैंड अलोन मुनाफा 14% घटा, हालांकि रेवेन्यू में दिखी 16% की बढ़त। मार्जिन्स पर तगड़ी मार, नतीजों के बाद स्टॉक आज 4% से ज्यादा टूटा। बाजार को अब ग्रासिम और ओएनजीसी के नतीजों का इंतजार। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 19 महीने के निचले स्तरों पर पहुंची होलसेल महंगाई दर। अक्टूबर में 11.5% से घटकर 8.39 पर आई दर। खाद्य, फ्यूल और पावर महंगाई में गिरावट के चलते हुआ फायदा। अब रिटेल महंगाई दर का बाजार को इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। भारतीय बाजारों में आज का दिन सोमवार का थोड़ी सी उठापटक वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नजरें होंगी कि क्या ट्रेड आपने पकड़ना है। कुल मिलाकर जो मोमेंटम पिछले हफ्ते था वो कायम है। सपाट ट्रेड देखने को मिल रहा है। 18,343 के आसपास आपको निफ्टी नजर आएगा और निफ्टी बैंक जिसमें इंट्राडे 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, ये अपनी चाल को सुधारता हुआ 40 पॉइंट दरअसल इस समय ऊपर आ गया है। तो अगले 1.5 घंटे नजरें रहेंगी मार्केट के एक्शन पर। मैं हूं हर्षिता, मेरा साथ दे रहा है अनुज और दिल्ली से वीरेन। आप दोनों का ही स्वागत। और अनुज, इंटरेस्टिंग सत्र, क्योंकि 18,400 के बेहद करीब आने के बाद थोड़ा सा विराम, थोड़ा ये ब्रीदिंग स्पेस है। ब्रीदिंग स्पेस है ये। आज जो हमने सुबह चर्चा की थी हर्षिता, मार्केट में बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही कारोबार आज हुआ है। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, आज एक ग्लोबल स्टॉक्स का कमबैक वाला दिन है। आज अगर आप देखें, पिछले कई दिनों से लगातार डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक अच्छा कर रहे थे। आज पहली बार आप निफ्टी के टॉप गेनर्स देखेंगे तो उसमें आपको हिंडाल्को दिखेगा, टाटा मोटर्स दिखेगा, यूपीएल दिखेगा, टाटा स्टील दिखेगा। ये अमूमन वो स्टॉक्स हैं जो पूरा का पूरा जिनका कारोबार जो है वो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है, ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है, तो वो पूरा का पूरा नजर आ रहा है। आज सुबह हमने 2 बड़ी बात बोली थी। एक कि आईटी बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, और बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से लड़खड़ा रहा है बैंक निफ्टी, और ऊपरी लेवल पर थोड़ी शायद प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो आज पूरा दिन एक रेंज में कारोबार हुआ है, 18,300 से 18,400। हालांकि सेकंड हाफ में लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सी बाइंग वापस बैंक निफ्टी में भी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा एक माइनर रेजिस्टेंस है 18,400 से 18,450 के बीच में, और 18,500 से 550 के बीच में बड़ा रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट जो डिस्कस किया था वहीं से निफ्टी घुमा है 18,250 से 18,300, लेकिन बड़ा सपोर्ट और बड़ी बाइंग रेंज है 18,050 से 18,150। और आईटी जो है वो, जो आज सुबह भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पर एक टर्न अराउंड है और ये कब 200 डीएमए की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। प्लस ये जो पूरा यूएस में मार्केट घुमा है, अगर आप इवन फ्राइडे का सेशन देखेंगे तो नैस्डैक सबसे स्ट्रांग था फ्राइडे को भी। तो ये क्लियरली अब सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है, अब यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी आप देखेंगे मेरे ख्याल से। ये निफ्टी को शायद अब ऑल टाइम हाई पर लेके जाने की तैयारी करेगा। अगले कुछ दिन तक आपका फोकस निफ्टी पर है बजाय बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है। एक तो लॉपसाइडेड हो गया वापस, एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में लास्ट 2-3 दिन से मुनाफा वसूली हो रही है, तो वो नेट आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। दोनों का वेट सेम है, बैंक निफ्टी है 25-25%। तो इसके लिए एक ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे लेके जा रहा है, तो मामला नेट जीरो हो जा रहा है। लेकिन निफ्टी में क्योंकि आईटी का सहारा है और प्लस रिलायंस वगैरह 1-2 स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अगले कुछ दिन के लिए शायद आप निफ्टी पर फोकस करें बजाय बैंक निफ्टी के, तो वो बेटर रहेगा। 41,500 और 42,500 ये बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी की, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी बड़ी रेंज ही पकड़नी होगी, क्योंकि ये थोड़ा इंडेक्स भी उस हिसाब से। लेकिन क्लियरली ट्रैक्शन है आईटी में, और मिड कैप आईटी में देखिए क्या जबरदस्त। फ्राइडे को भी सेम पैटर्न था, गैप अप, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर लास्ट आवर रैली। अभी देखिए वापस निफ्टी आईटी में गैप अप, थोड़ा कंसोलिडेशन, वापस एक रैली। तो टेक्नोलॉजी इनफैक्ट आज का हुक्म का इक्का साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है हल्के से कंसोलिडेशन वाले मूड के बावजूद। अच्छा, जो निफ्टी बैंक की आप बात कर रहे थे कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी अपने आप को एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे आप कहते हैं, मुझे ये बताइए, जो हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि हम अब हाइस की काफी करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, करीब 1.5% से कम दूरी होगी निफ्टी के हाई से।
निफ्टी बैंक के बिना पार्टिसिपेट किए बजाय ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक गिर नहीं रहा है। देखिए, अगर तो निफ्टी बैंक गिर रहा होता तो मैं कहता कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन निफ्टी बैंक गिर नहीं रहा। अभी भी देखिए निफ्टी बैंक ग्रीन में ही है, नेट आउट कर रहे हैं वो दोनों, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक, लेकिन बड़ा सहारा बिकॉज आईटी की तरफ से मिल रहा है। और आज रिलायंस में थोड़ा कूल ऑफ हो गया एक्चुअली ऊपर के लेवल से, वरना आज एक और अटेम्प्ट मार्केट करता। ऑल टाइम हाई तो मैटर ऑफ वेन है हर्षदा इस मार्केट में। और जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, एक 20,000 निफ्टी पर और 45,000 से 50,000 बैंक निफ्टी पर, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। 2023 में वो आना चाहिए मेरे ख्याल से। और बस अब यहाँ से एक ही चीज़ है कि बस ये जो यूएस मार्केट में रैली आई है कोलैप्स नहीं करनी चाहिए। जो पिछली बार हुआ था कि एक ऐसी हमने अगस्त में रैली देखी थी जो सितंबर में पूरी कोलैप्स हो गई थी, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बस फिर आपके न्यू ऑल टाइम हाई आ जाएंगे। और यूएस में हमने देखा एक अच्छा खासा पुल बैक जरूर देखने को मिला, खासतौर से नैस्डैक में जो तेजी आई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। फिलहाल संकेत यही है कि आज अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे हल्की सी मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिल सकती है। 30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब करीब 50 अंकों की हल्की गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरू हमारे साथ है। वीरू बताइए डेटा क्या कहता है? हर्षदा गुड आफ्टरनून। देखिए इस वक्त क्लियर एक एडवांटेज निफ्टी को ज्यादा मिल रहा है हर्षदा। आप देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स, देखिए अनुज ने जिक्र किया अभी अगर आप देखें निफ्टी आईटी का, सुबह से इनफैक्ट हम चेज भी कर रहे हैं इसको, इंडेक्स को सुबह ट्रेड्स भी काफी लिए थे। 2 स्पेस हम चेज कर रहे थे हर्षदा। निफ्टी आईटी इट्स आई मीन अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी मेटल अब आपकी स्क्रीन पे 6589 अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 200 अंक दूर। इसका ऑल टाइम हाई है 6800। आपके पास आईटी हो गया, आपके पास मेटल हो गया, और एक और चीज जो अपने आप में अगर आप देखें इटसेल्फ एक सेक्टर है और वो है एचडीएफसी। हर्षदा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बस इस वक्त कहना है कि एचडीएफसी अब अपनी शुक्रवार की कैंडल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। तो ये 3 पॉइंट में शुरू में रखना चाह रहा था, बट जहां तक ओआई एडिशंस का सवाल है, निफ्टी आईटी में टॉप लॉन्ग क्रिएट हुए हैं आज। याद रखिएगा नौकरी, एलटीआई, कोफोच, परसिस्टेंट सिस्टम एंड विद इन आईटी ज्यादा झुकाव मिड कैप आईटी में है। ये जितने भी वायरेशन अगर आप देखें ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप आईटी को बिलोंग करते हैं। मेटल्स में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग, हिंडाल्को 10%, नाल्को 3.8, हिंदुस्तान कॉपर 5.3, जिंदल स्टील 5.2, ये सारे के सारे मेटल्स में आप देखें स्ट्रॉन्ग वायरेशन दिखा गया। एक और स्पेस जिसका एडवांटेज अगर आप देखें निफ्टी को मिल रहा है दैट्स सीमेंट। हर्षदा बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग। इनफैक्ट जेके सीमेंट में 10% वाई बिल्डअप, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब करीब 3.25% का, श्री सीमेंट में लगभग 3.25% का, सीमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। हाँ, एकमात्र स्पेस जिसमें आज शॉर्टिंग थोड़ी सी डिसाइसिवली देखी गई है और वो है मीडिया स्पेस। आज जी एंटरटेनमेंट में साथ ही साथ सन टीवी, इन दोनों ही स्टॉक्स में काफी शॉर्टिंग देखी गई। अनुज ओके वीरू, चलिए अब एक काम करते हैं, अब हर्षदा के पास चलते हैं और थोड़े से ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हर्षदा आप जी हाँ अनुज, जिस तरह से वीरू ने बताया कि लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस कहाँ हो रही है, यहाँ पर भी आप देखिए तेजी और मंदी के आइडियाज एकदम साफ हैं। भले ही इंडेक्स लेवल पर ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली मार्केट में खूब हरकत देखने को मिली है। टाटा मोटर्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे 3% ऊपर, वहां मनप्पुरम फाइनेंस देखिए नतीजे खराब, प्रेशर दिख रहा है, लेकिन 6-6.5% तक की तेजी देखने को मिली। एक तरफा बिकवाली की गिरफ्त में भी आए थे ये काउंटर्स। डॉक्टर लाल में एक पुल बैक देखने को मिला है आज के सत्र में, और एक्साइड है जहां पर नतीजों के बाद दरअसल कमेंट्री बहुत ही मजबूत थी। और आपको याद होगा जब अमर राजा के नंबर्स आए थे तब एक्साइड भी भागा था, तो वो कैचअप यहाँ पर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नहीं चल रहा है? डॉक्टर रेड्डीज फार्मा कंपनियों में बिकवाली का दबाव आज अच्छा खासा देखने को मिला है। 3.5% के नुकसान पर डॉक्टर रेड्डीज। कोल इंडिया करेक्ट कर रहा है करीब 2.5% नीचे। एबीबी नंबर्स अच्छे, लेकिन स्टॉक हमने देखा है फ्राइडे तक काफी तगड़ी तेजी दिखा चुका है, तो कुछ मुनाफा वसूली यहां पर आती हुई। और भेल खराब नंबर्स पर दरअसल आज टूटा है, 4.5% का दबाव दरअसल स्टॉक में बनता हुआ। तो ये कुछ काउंटर्स है जिन पर आगे हम डिटेल में बातचीत भी करने वाले हैं, और हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे आज शरद अवस्थी से। इसके अलावा तकनीकी जानकार जो हमारा साथ दे रहे हैं उसमें शामिल है प्रकाश गाबा, शिल्पा रावत, साथ ही मानस जायसवाल से डिटेल में बातचीत होगी, और राजेश सातपुते, सुदीप शाह भी कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं आगे। खास 4 का चौका में जो 2:40 पर आएगा, सस्ता ऑप्शन देंगी शिल्पा रावत। यहाँ पर एफनो का सुपरस्टार सुदीप शाह से लेंगे, चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल देंगे, और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी के हवाले है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में आज कंप्लीट सर्किल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ
गुरमीत चड्डा होंगे। डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आएंगे और हर रोज की तरह कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज पर भी नजरें रहेंगी क्या चल रहा है में। तो खूब सारा एक्शन स्क्रीन पर आप ही के लिए लेकर आएंगे। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिलहाल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 11 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 54 अंकों की बढ़त दिखाता हुआ। आप सभी का स्वागत है। गावा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा, स्टॉक मैंने जो चुना है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। अब ट्रेड कर रहा है 153 में। इसका जो सेटअप है पसंद है मुझे। अब मुंह मिला है, बार बढ़िया है। स्टॉप लगाना चाहिए 151 का बस। कहां तक जा सकता है अशोक लेलैंड? पॉसिबल है कि 156 देखेंगे। हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, लेकिन यस, अशोक लेलैंड में तेजी है और लॉन्ग साइड में पैसे बनेंगे। अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड है यहाँ पे। अगर आप देखें एक अर्निंग्स का एडवांटेज था हमारे पास, स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें नंबर्स थे, और अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें 153 पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा ये परसों के क्लोज के अगर आप देखें वो जो इनफैक्ट सही शब्द का इस्तेमाल करूँ तो हायर शेडो पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त। कॉन्फिडेंस अगर आप देखिए इस स्टॉक में आता हुआ। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल एट 2? देखिए वीरेंद्र जी, मॉर्निंग में भी मैंने हिंडाल्को पे कॉल दिया था। मेटल काफी बेहतर लग रहा है। मेटल में हमने बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा, उन्हीं में से एक है हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर आप एक फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं। अगर आप चार्ट पे देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था करीब 4-5 सेशन से, लेकिन फाइनली स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, हाई टॉप हायर बटन से कंफर्मेशन दिया है। तो अब तो आपको यहाँ पर करीब करीब 123 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 114 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 123 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। यहाँ पर आप 117 रुपए 50 पैसे वाला कॉल ऑप्शन, 117 रुपए 50 पैसे वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स है वहां पर, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 3 रुपए 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करिए। और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 7 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आज सुबह जो हम हर्षदा आज जो पहले क्विक सिंगल्स थे और जो सारी कॉल्स थे सबके टारगेट मीट हुए, सारे के सारे टारगेट मीट हुए। और मानस का भी, जैसे मानस ने कहा कि वो हिंडाल्को पे टारगेट उस अचीव हुआ, तो मानस एक बार उसको भी रिविजिट कर लें। 458.8 हिंडाल्को आपके सुबह के टारगेट से काफ़ी ऊपर। अब यहाँ पर क्या? तो देखिए हिंडाल्को में मैंने जो टारगेट दिए थे वो 470 रुपए के थे, तो अभी भी क्योंकि वो एक पोजीशन टारगेट थे और मेरा समझना है कि आप वहां पर बिल्कुल बने रहिए। 470 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस 439 का था, मेरा समझना है कि आप उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। 449 की स्टॉप लॉस रखिए। चलिए ठीक है, फिर एक बार ये कॉल जरा रिविजिट कर ली जाए तो फिर वो बेटर रहेगा। इनफैक्ट प्रकाश जी से भी एक सुबह की कॉल, उनकी जो टारगेट मीट हुई थी वो रिविजिट कर लेते हैं एक बार। इन्फो एज नौकरी, प्रकाश जी यहाँ पर फ्रेश टारगेट्स 4500 किया, लेकिन अभी इंट्राडे का लिए 1-2 दिन के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 4400 एक लॉजिकल था। राउंड फिगर है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इन्फो एज का, ये मुझे पसंद है। बेस बहुत बढ़िया बना है 4000 के आसपास। मुझे लगता है पहला टारगेट रहेगा 4500, लेकिन आते दिनों में आप उससे भी हायर जोन देखेंगे। हो सकता है पॉसिबल है कि 4600 भी देखें। तो इन्फो एज लॉन्ग हो, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट अचीव हो गए तो प्रॉफिट बुक करके घर ले जाइए, लेकिन अदरवाइज स्टिल लॉन्ग। बेस बन चुका है इन्फो एज का। इन्फो एज का बेस बन चुका है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, वरना जैसे गावा साहब कहते हैं कि समय समय पर प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा रन देखने को मिला है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले 6% ऊपर, दमदार नतीजों के बल पर, और बहुत अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी कम से कम 50% रेवेन्यू ग्रोथ जड़ रही है। चलिए शिल्पा राउत को जोड़ते हैं। शिल्पा जी आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा फेडरल बैंक। ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में 136.4 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 134.8 का, और टारगेट्स जो रहेंगे 139 से 141। इसमें आप ऑप्शंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 138 कॉल 2 रुपए 40 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक है, आई मीन एक बैंकिंग स्पेस का स्टॉक आके अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ 136, ये शिल्पा जी का कॉल है, और इसकी करीब 138 की कॉल है 240 पे। राजेश सतपुते जी, आपका कन्वर्शन कॉल क्या होगा इस वक्त? इनफैक्ट यकीन मानिए बैंक्स में कुछ बैंक्स आके डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे एक फेडरल हो गया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पे 164.90 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपका कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए मेरी नजर है जीएसपीएल पे, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम। यहाँ पे 244 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग बिल्टअप है, ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 10%।
मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मूव बाकी है जो करीबन 255 तक का जाएगा। 252 से लेके 255 ये इसका टारगेट रेंज है। 240 का स्टॉप लॉस होगा और लॉन्ग करे। करंट प्राइस है 244 का। सो इट्स अ बाय इन GSPL। GSPL पे बाय हो रहा है। भाई साहब 1 बज रहा, सन टीवी लेकर आई है, सुबह इसकी चर्चा हो रही थी। अब इस समय करीब करीब टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ जाने को तैयार है ये स्टॉक। 9.5% नीचे इस समय, एकदम लो पॉइंट ऑफ द डे। सन टीवी का चार्ट एक बार इंट्राडे जरा दिखा देते हैं। वो स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे जा रहा है। तो एक ज़बरदस्त उसमें इस समय एक इंट्राडे डिक्लाइन है और देखते हैं यहाँ से आगे इसमें क्या मूव आता है। लेकिन एक काम करते हैं, अब अपने फंडामेंटल गेस्ट को भी जोड़ लेते हैं, शरद अवस्थी जी को जोड़ लेते हैं। अवस्थी जी, गुड आफ्टरनून। सन टीवी पर कोई व्यू है आपका तो दे दीजिए, और उसके अलावा आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा? सन टीवी जनरली इन वैल्यूएशंस पे हमें लगता है कि लगभग फेयरली वैल्यूड है। कंपैरेटिवली जी हम लोगों को बेटर लगता है कि सोनी के मर्जर के बाद वहां पे हमें लगता है काफी बड़ी लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जैसे जैसे रिस्क-ऑन वापस आ रहा है ग्लोबली, अगले 6-8 महीने में आना चाहिए, तो उसका फायदा जी को हमें लगता है ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सन टीवी, क्योंकि वहां कुछ प्रमोटर इश्यूज वगैरह भी है। तो प्रेफर्ड पिक हमारी उस स्पेस में जी है। और जो रिकमेंड हम कर रहे हैं वो स्टॉक है इन्फोसिस। हमें लगता है ग्रेजुअली अब जैसे जैसे अनसर्टेनिटी वगैरह कम हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्डिंग ग्लोबल ग्रोथ, और इंटरेस्ट रेट साइकिल भी लगभग पीक आउट कर रहा है, तो इन्फोसिस के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है इन टर्म्स ऑफ मेटा में, मेटावर्स वगैरह में। और पहले जो इंडियन कंपनीज लगभग 5-7 साल के बाद एक स्पेस में अग्रेसिव होती थी जहां ग्लोबल उनके जो फ्रंट रनर्स हैं वो होते थे, उसके कंपैरिजन में अब ये लोग लगभग साथ में ही आ रहे हैं। और हमें लगता है कि 15-20% की ग्रोथ कंपनी को आसानी से मिल जानी चाहिए अगले 2 साल में, नॉर्मल बिजनेस सिनेरियोज में भी। तो 1750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस एक बढ़िया बेट लगती है। ओके, आपका इन्फोसिस पर अब देखें एक बाय कॉल है एट 15.7। और इनफैक्ट मैं जो सुबह अभी खुद देर पहले आपको मैं एक OI समरी बता रहा था। देखिए, एक तो इन्फोसिस के बारे में अपडेट ये है कि इन्फोसिस ने आज 2 नवंबर का अपना हाई क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे 2 टॉप्स थे, वो दोनों बाइसेक्ट कर चुका है। राजेश जी, मैं इनफैक्ट एक पॉइंट को देखा था जो मैंने अभी रखा भी, HDFC क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई शुक्रवार की। इनफैक्ट इस जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, इस पूरे स्टॉक इस स्टॉक ने पूरे दिन आज शुक्रवार की हाई शेयरों में ट्रेड किया है, यानी उस दिन का हाई और उस दिन का क्लोज उसके बीच में ट्रेड किया था, स्लिप नहीं हुआ। और अभी अभी इसने बीते सेशन का हाई क्रॉस कर दिया। और मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ डेटा, जरा इसकी 2700 की कॉल लेके आइए एक बार जरा प्लीज़, उसका डेटा रख के लेके आइएगा। और ये कॉल का प्रीमियम डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और 7.71 लैक्स OI में जुड़े हैं यहाँ पर। राजेश जी, कुछ देर पहले कुछ OI रिडक्शन भी विजिबल था इस कॉल में, मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा। ये 2690 के ऊपर आपका प्राइस पोजीशन HDFC में क्या होगा इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए फ्राइडे के सत्र में यहाँ पे एक बेयर ट्रैप हुआ है और जिस तरह से यहाँ पे गेन इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो जिस तरह से वॉल्यूम अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप इसको सीधा पोजिशनली देखें यानी वीकली चार्ट पे लेके जाते हैं तो इसका टारगेट बनता है कम से कम 2800 का। तो मेरे हिसाब से जो नया बेस बनेगा HDFC लिमिटेड के लिए वो रहेगा 2650 का। तो 2650 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए एक पोजिशनल टारगेट सेट करें 2800 का। स्टॉप लॉस आपका 2650 के नीचे होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, जब भी डिप मिलेगा डेफिनेटली बाइंग ही करें। चलिए एक काम करते हैं, एक आध स्टॉक्स जरा लेकर आते हैं वापस। HDFC ट्विंस जरा लेकर आइए और ज़बरदस्त इनफैक्ट मार्केट को पूरा संभालने में इस समय, और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी को संभालने में HDFC बैंक का, और क्योंकि HDFC निफ्टी का भी कंपोनेंट है तो इसके लिए ज़बरदस्त मूव। इनफैक्ट एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं हर्षता, वापस आप देखेंगे ऑलमोस्ट मिरर इमेज है फ्राइडे का, मतलब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स भले थोड़े से अलग हों, लेकिन HDFC बैंक 15 पॉइंट, HDFC 15 पॉइंट, इन्फोसिस 15 पॉइंट, पूरे के पूरे वही स्टॉक्स जिन्होंने फ्राइडे को भी सपोर्ट किया था। और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वापस आप नोटिस करेंगे कि HDFC बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बैंक निफ्टी की रैली का ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा है, उससे डबल है। बैंक निफ्टी की 87 पॉइंट की रैली में 140 पॉइंट HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन है और कोटक का 77 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। ये एक और कारण है एक्चुअली, जो मैं पिछले कई टाइम से हालांकि बुलिश रहा हूँ इस बैंक निफ्टी पर, लेकिन ट्रेडर्स के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि शायद अब आप बैंक निफ्टी में आप
टाइम नहीं कर पाएंगे ये वाले मूव। तो या तो आप ETF लेके रख लें या फिर आप फ्यूचर्स ले लें और रोल ओवर करते रहें। उसमें आपको थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो आपकी मतलब अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी है तो आप कर पाएंगे, वरना ETF शायद अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इंडेक्स बहुत लॉपसाइडेड हो गया, इसमें किस दिन ये इस तरीके के मूव रिवर्स हो जाएंगे HDFC बैंक कोटक में, ये कहना बहुत टफ होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल मुझे 3-4 साल पहले जो होता था उसकी याद आ रही है, जिसमें यही दोनों स्टॉक चलते थे, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा। और लेटली ये हुआ है कि जिस दिन निफ्टी बैंक चल रहा होता है उस दिन कोटक का पार्टिसिपेशन नहीं होता। हाँ। आज एक एबरेशन है कि कोटक भी दरअसल भाग ले रहा है इस तरह के मूव में। कोटक का एक और इशू है। कोटक, हम 3 साल में HDFC बैंक के अंडर परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे। 3 साल में ICICI बैंक और SBI मूव किए 150 to 200%, HDFC बैंक 26%, कोटक 19%। कोटक का तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है एक्चुअली। तो क्या अब सवाल यही है फिर, क्या ये कैचअप दिखा सकता है? आज ये एक मंथ का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और यही एक मंथ का अगर आप देखेंगे, चाहे वो HDFC हो या फिर ICICI हो, वहां पर स्थिति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देगी। मानस, कोटक महिंद्रा बैंक पर व्यू क्या बन रहा है उस लिहाज से 1924 के आसपास? और अगर किसी ने अब तक HDFC बैंक में पोजीशन नहीं ली है तो उनके लिए मौका मिलेगा? तो देखिए, पहले कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है, क्योंकि गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है। आज के पैटर्न्स को देख के लगता है कि अगर आज का क्लोजिंग यहाँ 1920 के ऊपर होता है तब आप मान के चलेंगे कि एक ब्रेकआउट है, और उसके बाद आपको शायद 1980 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। मेरा समझना है कि आज का अगर 3:20 के आसपास इसका क्लोजिंग 1920 के ऊपर हो तो इसका कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए, जो 1920 वाला कॉल ऑप्शन है उसमें आप खरीदारी करिए। 42 के भाव चल रहे हैं, 34 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 60 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। HDFC बैंक में देखिए, अगर अभी तक खरीदारी नहीं की है तो मेरा समझना है कि आई थिंक बेहतर रहेगा कि कोई गिरावट मिले। आज मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी थी जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए थी, क्योंकि 1560 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो अभी अब इस लेवल पे नहीं, मेरा समझना है गिरावट देखने को मिलेगी, तो 1560 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। पोटेंशियल की बात करें तो 1685 तक के पोटेंशियल HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए निफ्टी बैंक की बात होगी। अब एक काम करते हैं, मेटल्स सेक्टर की बात कर लेते हैं। पिछले 5 हफ्तों से लगातार इसमें खरीदारी दिख रही है और इंडेक्स करीब करीब 6 महीने के हाइज पर पहुंच गया है। दरअसल इस तेज़ी की एक बड़ी खबर है चीन से, जहां पर काफ़ी बड़ा एक फैक्टर हमने सुबह डिस्कस किया था। तो यहाँ से आगे तेज़ी और कितनी बढ़ सकती है और इंडस्ट्री में इस समय डिमांड कैसी है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ IDBI कैपिटल के मेटल एनालिस्ट भावेश चौहान जुड़ रहे हैं। भावेश जी, गुड आफ्टरनून। तो बड़ी रैली आ रही है इस समय, खासतौर से हिंडाल्को में बड़ी रैली आई। हमने देखा वेदांता में भी थोड़ी सी एक रैली बन रही है, थोड़ा डिविडेंड से पहले एक थोड़ा सा बिल्डअप बन रहा है वहाँ पे भी। आपका क्या व्यू है इन पर? जी, हम डायरेक्टली तो हम इनको ट्रैक मतलब ऑफिशियली वी डोंट हैव कवरेज, बट मेटल्स से मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा नियर टर्म तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है, बट आई थिंक फ्रॉम अ लिटिल बिट लॉन्गर, मतलब 1 साल या 6 महीने 1 साल के एंगल से मुझे तो कोई मेटल स्टॉक्स अच्छे नहीं लगते। इसका रीज़न ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में जो रिसेशन आने वाला है और यूरोप में भी पॉसिबली अभी शायद रिसेशन में ही है, तो ड्यूरिंग रिसेशन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मेटल एक्चुअली गिर जाते हैं, मेटल प्राइजेस। तो अभी हमने देखा है कि स्टील प्राइस या इवन एल्यूमिनियम जिंक प्राइस में गिरावट तो आई है, बट अपने जो ऑल टाइम लोज जो कोविड के पहले भी हमने देखे थे वो भी वहाँ पे नहीं है अभी तक। तो हमारा व्यू अभी किसी मेटल पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में रिकवरी देखने को मिली है, ये शॉर्ट लिव्ड रहेगी? क्योंकि जब हम ग्लोबल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उसमें जिस तरह का ईजिंग ऑफ देखने को मिला है चाइना में कोविड रिस्ट्रिक्शंस पर, उससे उम्मीद यही है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिस पर ये रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी भारी पड़ रहे थे वो पिकअप होते हुए दिखाई देंगे। ये इनफैक्ट ओवरऑल डिमांड को थोड़ा सा फ्यूल करता हुआ दिखाई देगा। आपको लग रहा है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रैली है? भावेश, आप क्या सिग्नल देखना चाहेंगे टू गो बुलिश एंड गंग हो बाय ऑन द मेटल काउंटर्स? सी मेटल्स काउंटर में हमें तब खरीदी का जब से ज़्यादा कन्विक्शन आता है जब मेटल प्राइस बहुत गिरे हो या बहुत ग्लोबली जो सिनेरियो है बहुत ही खराब हो चुका हो। अभी तो ऐसा सिनेरियो नहीं दिखता, बट आपने जैसे कहा कि चाइना में थोड़ा पिकअप और इम्प्रूवमेंट है कोविड से, जो ये लोग बाहर आ रहे हैं, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट लिव्ड अपसाइड देख सकता है, नो डाउट। बट मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निवेशक के लिए फेवरेबल नहीं है। ट्रेडर्स की अगर बात करें तो ठीक है, यू कैन पार्टिसिपेट इन द रैली, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म आई डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटीज।
अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं जब मेटल प्राइसेस अच्छी खासी करेक्ट हो जाती है तब एक अपॉर्चुनिटी हो, अब उसी चश्मे से अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाऊं तो आप देखिएगा, वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर है, कॉपर में ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% तक का करेक्शन, एल्यूमिनियम 36% करेक्ट हो गया है, जिंक में 33% तक की करेक्शन देखने को मिली है। सो परहैप्स उम्मीद है कि यहाँ से अब पिकअप देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके वो प्राइसेस में पिकअप देखने को मिला है। स्टॉक वाइज आपके एनालिसिस क्या है? बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं या फिर कोई एक ऐसे काउंटर्स हैं जिनको आपने वेट लिस्ट में डाला है? जी बिल्कुल, वेट लिस्ट में तो है। आई थिंक मुझे टाटा स्टील सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है, बट ये लेवल पे नहीं। मैं मोस्टली वेट करना चाहूँगा एंड उसके बाद इवन JSW स्टील और जिंदल स्टील को भी देख सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे मे बी टाटा स्टील अराउंड 90 रुपीज और 85 काफ़ी अच्छा निवेशक, और वो भी फिर ये इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि स्टैगर्ड मैनर में बाय करे। वो स्टैगर्ड मैनर में मेटल्स में बाय करना हमेशा वर्क किया है, बट एट अ करेक्शन। ओके भावेश, शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए और थोड़ा सा ये स्टॉक्स पर बात करने के लिए। ये मेटल्स पर व्यू इस समय टाटा स्टील जो है इकलौता एक स्टॉक है जो अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बाकी पीयर्स। अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। ग्रासिम के नंबर्स आ रहे हैं। ग्रासिम के नंबर्स को हम स्टैंड अलोन बेसिस पर इसलिए देखते हैं क्योंकि वरना उसमें हिंडाल्को और अल्ट्राटेक के भी जो नंबर्स हैं वो उसकी होल्डिंग कंपनी है ऑब्वियसली, लेकिन हिंडाल्को का खुद का एक बिजनेस है और उसमें नंबर्स 960 करोड़ 1116 करोड़ का अनुमान था यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक हल्का सा डिसअपॉइंटिंग नंबर है ये, और इसकी वजह से स्टॉक भी देखिए, अगर आप हल्का सा एक नॉकडाउन स्टॉक ने देखा है जो अपने हाई पॉइंट से चल रहा था वहाँ से हल्का सा इसमें एक डिक्लाइन आया, सिर्फ एक ही नंबर फ्लैश हुआ अब तक। तो एक काम करते हैं बाकी अनुज, इनफैक्ट रेवेन्यू का भी आंकड़ा आ गया है, वो अभी मैंने देखा 6,745 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 6,900 करोड़ के करीब थी। तो उधर भी आप देखिएगा एक मिस ही है। हालांकि पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो इजाफा देखने को मिला है, लेकिन ये भी एक करीब 200 करोड़ के आसपास का मिस साबित हो रहा है। मार्जिन्स के लिहाज से आप देखेंगे 14.2% कंपनी ने डिलीवर किया है। हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि करीब 15% के आसपास के मार्जिन्स डिलीवर होंगे, तो 14.2 0.8 से मिस है, बट ईदर वेज उसको आप इनलाइन ही कहेंगे। तो कुल मिलाकर नतीजे आप देखेंगे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं, शायद इसीलिए वो स्टॉक एकदम ठंडा, एकदम साइडवेज ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा, आय 4,933 करोड़ से बढ़कर 6,745 करोड़ हुई, लेकिन 6,905 करोड़ का अनुमान था। एक वन टाइम लॉस भी है 88 करोड़ का, तो वो भी दरअसल थोड़ा सा प्रेशर डालता हुआ इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन पर। ये कारण है कि आप ग्रासिम में इस समय एक हल्का सा नॉक देख रहे हैं। अवस्थी जी, ट्रैक करते हैं आप इसको, स्टॉक को, ग्रासिम को? हाँ, ट्रैक करते हैं। तो इस क्वार्टर के नंबर्स में हमें लगता है थोड़ा बहुत स्टैंड अलोन नंबर्स में रॉ मटेरियल का प्रेशर अभी भी देखने को मिलेगा, बट जैसा ग्रेजुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर के नंबर्स में ये इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए, जहाँ रॉ मटेरियल प्रेशर थोड़ा सा ईज ऑफ होना चाहिए। और फेयर वैल्यू के हिसाब से हमारे लक्ष्य करीब 1900 रुपए पे हैं, और पेंट्स वाले जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, B2B ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, हमें लगता है वो काफी बढ़िया एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर एडिशन हो सकता है इस कंपनी के लिए आने वाले समय में। ग्रासिम पर अगर आप देखें तो ये आपका व्यू है 1719 अगर आप देखें पोस्ट नंबर्स व्यू। लेकिन एक बात है अनुज कि आज जिस सीमेंट स्टॉक ने आई थिंक सबसे वाइल्ड स्विंग दिया, और आई थिंक कन्विक्शन के साथ JM फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा हमारे साथ मौजूद भी थे सुबह, वो बाय कॉल गजब रही है। अंबुजा एट 585 ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है, और इनफैक्ट एक चीज़ यहाँ पर है कि 20 सितंबर का हाई एग्जैक्टली यही था, मतलब 584.10, जिसको इसने आज क्रॉस किया इंट्राडे में। रोलिंग में ये करीब 585 पे ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी, ये क्लासिकल राउंडिंग बॉटम जिसकी अगर आप देखें आई थिंक लगभग 3 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 सीरीज का अगर आप देखें टाइम स्पेंड किया इसने इस फॉर्मेशन को पूरा करने में। आपका व्यू क्या है अंबुजा पे 585 पर इन फ्यूचर्स एंड 582 इन स्पॉट? वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट एक स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि 600 पे कॉल रेटर खड़े हैं, तो प्रोबेबली 600 को एक बार के लिए चैलेंज होगा। इनफैक्ट अंबुजा का जो हमने जिक्र किया था हाल फिलहाल में, तो लास्ट वीक मुझे याद है 555 560 के आसपास हमने एक लॉन्ग इनिशिएट किया था, 585 पहला पड़ाव था, तो ये पहला पड़ाव पे तो आ गया।
तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, और अगर नया स्टॉप लॉस लगाना है, नया ट्रेड है, तो भी 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 600 का एक बार के लिए टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग है तो होल्ड रखें। ओके, चलिए यहाँ पे लॉन्ग है तो होल्ड रखें। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नोट आया अभी करीब आधा एक घंटे पहले, और हम सोचा उसके बारे में बात की जाए। बात हो रही है LTI, लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक और माइंडट्री, जिनका कि मर्जर हो रहा है। सबको पता है कि मर्जर हो रहा है, लेकिन यतिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी लेकर आए हैं जो आईसेक ने की है। आज दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्टॉक्स। यतिन बताइए क्या चल रहा है? तो देखिए, हम लोग पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि किस हिसाब से HDFC बैंक और HDFC का जो मर्जर होगा, इसको एक्सचेंजेस भी छूट देंगे और MSCI भी छूट देगा कि मर्ज्ड एंटिटी जो है एलिजिबल हो जाए इंडेक्स इंक्लूजन के लिए। एक चीज़ जो बाजार ने शायद अभी तक नहीं देखी या शायद इग्नोर कर रही है, वो है LTI और माइंडट्री। ये दोनों कंपनियां जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। शायद आपको दिसंबर में ये लिस्टेड एंटिटी कंबाइंड बेसिस पे ट्रेड करती हुई नज़र आ जाए। और आज L&T की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो AM नाइक साहब होस्ट करने वाले हैं, शायद ये मर्जर कंप्लीशन के बारे में अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको फोकस करनी चाहिए वो है कंबाइंड एंटिटी। किस हिसाब से कंबाइंड एंटिटी निफ्टी इंक्लूजन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। देखिए, निफ्टी का जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है वो सेमी एनुअल होता है, और मार्च में अगला जो क्राइटेरिया होता है, जो सिलेक्शन होता है, वो मार्च में होगा, लेकिन उसकी कट ऑफ डेट जनवरी में आएगी। तो अज्यूमिंग अगर ये मर्जर कंप्लीट हो जाता है दिसंबर में या जनवरी में कट ऑफ डेट के पहले, तो LTI माइंडट्री का बहुत बड़ा चांस है कि ये इंडेक्स के अंदर आ जाए, निफ्टी 50 का हिस्सा हो जाए। इसकी 3-4 क्राइटेरियाज हैं जो NSE ने ले डाउन किया। सबसे पहले ये निफ्टी 100 का पार्ट होना चाहिए, वो है। दूसरा जो फ्री फ्लोट फैक्टर होता है और जो मार्केट कैप कैलकुलेशन होता है, यहाँ भी जो सबसे लास्ट वाला कैंडिडेट है, और मैं क्वांट एनालिस्ट से बात कर रहा था, वो BPCL है। BPCL का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है करीब 30,000 करोड़। लेकिन अगर आप माइंडट्री और LTI को कंबाइन कर दें तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनता है, और लगभग 68% हिस्सेदारी जो है L&T के पास रहेगी। बाकी का 32% फ्री फ्लोट हो गया, यानी करीबन 50,000 करोड़ का फ्री फ्लोट हो गया, जो कि BPCL के फ्री फ्लोट से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ये जो फ्री फ्लोट फैक्टर की क्राइटेरिया होती है, यहाँ भी आपको दिखेगा कि माइंडट्री वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि चाहे वो FTSE हो, चाहे वो MSCI हो, चाहे वो NSE हो, इन सभी जो इंडेक्स मैनेजर्स हम ऐसे अगर उनको पुट करें तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज की है मर्जर्स को लेके। तो शायद इसका एक बड़ा बेनिफिट LTI और माइंडट्री के कंबाइंड एंटिटी को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो फ्री फ्लोट फैक्टर है और जिस हिसाब से मर्जर शायद आपको दिसंबर में एक रियलिटी बनता हुआ दिखाई देगा, शायद ये मार्च के रिव्यू में एक बॉर्डरलाइन कैंडिडेट है। और यहाँ से अगर 10-15% स्टॉक में रैली आ जाती है, तो जो क्वांट एनालिस्ट जिससे मैंने बात की, उनका मानना यह है कि ये लगभग तय हो जाएगा कि इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट बन सकता है। तो नजरें रखें LTI और माइंडट्री पे। वो कहते हैं ना, मतलब आपने खिचड़ी में घी डाला तो वो सभियों को मिलता है। तो शायद ये जो HDFC बैंक के पीछे लोग पड़े हैं, शायद अभी ये माइंडट्री और LTI के पीछे पड़ने जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और एक्चुअली मैं एक और चीज़ बोलने वाला था, वो कहते हैं ना, बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। वो मतलब सबके सब, हाँ, सब सिर्फ HDFC और HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे उन्होंने इस चीज़ को कैप्चर किया होगा। पिछले 3-4 दिन का अगर आप मूव देखेंगे तो वो एक क्लियरली एक इंडिकेट कर रहा है। यतिन, शुक्रिया आपका। ये देखिए, सबसे पहले CNBC आवाज़ पर आपने ये एनालिसिस सुना होगा, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगले 3-4 दिन में आप इस पर काफ़ी रिपोर्ट्स देखेंगे और काफ़ी कवरेज भी देखेंगे इसके ऊपर। लेकिन जब ये होगा तो याद रखिएगा, सबसे पहले CNBC आवाज़ ने आपके लिए एनालिसिस करके दिया। और मुझे याद है जब मई में इस मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी ये लोग सभी जानकार यही कह रहे थे कि देखिए, इस मर्जर के पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका बांधी जा रही थी कि ये दोनों कंपनियां अलग अलग काम तो बड़ा कर रही, लेकिन बिग डील्स में इनकी गिनती नहीं होती। जब ये मर्ज होकर एक एंटिटी बनेंगी तो जिस तरह की डील्स आपका TCS, इन्फोसिस एंड द अदर बिग बॉयज चेस करते हैं, उसमें इनकी गिनती भी होती हुई दिखाई देगी। तो जाहिर तौर पर अगर उस तरह की डील्स
चेस कर रहे हैं और निफ्टी में इंक्लूजन होता है तो एक अच्छा खासा दबदबा इस एंटिटी का भी बनता हुआ दिखाई देगा, जो शायद धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं वो स्टॉक प्राइस में अब लोग पढ़ने लगे हैं, उस पर पहले एक्ट कर लिया लेकिन अब शायद जैसे आप कहते हैं ना फैसले की घड़ी आ रही है, अब वो फाइनली अंजाम लेता हुआ दिखाई देगा मर्जर, इसमें एक्शन बनता हुआ। एक चीज जो रह गई थी ना आज, अगर वो हो गया होता तो ये स्टॉक की और जबरदस्त री रेटिंग हो गई होती। वो जब सीईओ की बात आई थी तो वो एक संजय जलोना जी को लोग सोच रहे थे कि वो शायद सीईओ बनेंगे, लेकिन उनकी जगह जो माइंट्री के एग्जिस्टिंग सीईओ उनको पद दे दिया गया। और उसके बाद जब वो एल&टी की मैनेजमेंट का इंटरव्यू था तो उसमें उन्होंने जिस तरीके से बोला कि नहीं देखिए इंडिविजुअल इज बिगर देन इंस्टीट्यूशन, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक और री रेटिंग फैक्टर हो सकता था अगर वहाँ पर संजय जलोना जी को ये लोग बना देते कंबाइंड एंटिटी का मैनेजिंग एडिटर। लेकिन चलिए ये हो गई बात माइंट्री और एल&टी इन्फोटेक की। एक चेक ले लेते हैं जी हाँ, इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में मानस दोनों स्टॉक्स को एनालाइज भी करते नजर आए। बताइए मानस, चार्टिकली अब देखिए इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी इस तरह की अगर बड़ी पहल होती हुई आगे दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने आज ट्रेड लेना हो वो किसके साथ रहेगा, माइंट्री एल&टी या दोनों ले? देखिए दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पैटर्न बहुत स्ट्रांग लगते हैं। एलटीआई की बात करिए तो एलटीआई ने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 5000 से लेकर 5050 की रेंज में था, उसको कल रीच किया था, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। करीब करीब मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ, शायद आपको 5500 रुपए तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो एलटीआई में भी खरीदारी करिए, 5040 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 5500 की टारगेट सेट करिए। और माइंट्री भी बेहतरीन लगता है। माइंट्री ने हालांकि पिछले 3 दिनों से रैली दिखाई है, कल ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 3950 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो माइंट्री में मेरा समझना है छोटा गिरावट देखने को मिले 3720 के आसपास खरीदिए, 3640 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 3950 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके और देखिए हर्षिता एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है अब, क्योंकि बीपीसीएल का तो बाहर जाना ऑलमोस्ट तय है अब, क्योंकि उसका मार्केट कैप इतना नीचे है। इंडेक्स में 2 स्टॉक्स के इंक्लूजन की जगह है अब एक्चुअली। एक तो बीपीसीएल जाएगा तो उसके ये आएगा, तो हम बात करें शायद माइंट्री एलटीआई हो जाएगा। दूसरा जब एचडीएफसी बैंक का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो एक और जगह बन जाएगी, क्योंकि उनमें से एक ही मतलब एचडीएफसी बैंक जो कंबाइंड एंटिटी है वो होगा निफ्टी का हिस्सा ऑब्वियसली। तो दूसरा स्टॉक जो है वो जब ट्रेड करना बंद कर देगा उस समय के बाद एक और वैसा, तो 2 स्टॉक्स की जगह बनती है। तो दूसरा स्टॉक कई जगह अटकल लग रही थी, जैसे पीडीलाइट हो सकता है या फिर आगे और भी 2-3 स्टॉक्स हैं, लेकिन क्लियर है कि यहाँ पे एक और ये जो है एक बार जरा चार्ट लेकर आइए एल&टी इन्फोटेक का, एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए एल&टी इन्फोटेक का और माइंट्री का। दोनों एक अब ऑब्वियसली मर्जर रेशो तय है तो एक साथ ही मूव करेंगे दोनों, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें से ये देखिए ये है वो मूव हर्षिता जो 7 दिन का मूव है। तो आप ऑब्वियसली ठीक है, इसमें कुछ तो आईटी की रैली है तो इसके लिए भी ऑब्वियसली वो भी एक फैक्टर है। माइंट्री 8% ऊपर है, एल&टी इन्फोटेक 7% ऊपर है पिछले 3-4 दिन में, तो ऑब्वियसली एक आईटी की रैली का तो फैक्टर है। लेकिन इन 2 स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि जो स्मार्ट ट्रेडर है उसने जब वो रूल आया था एचडीएफसी बैंक वाला, उसने उससे एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ कि ये रूल अगर ये रूल एचडीएफसी और ट्विंस पे अप्लाई करेगा तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेगा। इसके लिए ये वाला मूव आपने इन दोनों स्टॉक्स में भी देखा। इस पर शरद की भी व्यू ले लेते हैं। शरद, ये कितना बड़ा मूव आगे दिखाई देगा और इस समय अगर कोई हमारे दर्शक लेना चाहते हैं ट्रेड तो क्या फटाफट ले लें? देखिए माइंट्री एल&टी में जो वैल्यूएशंस पे अभी लगभग आ गए हैं वहां से तो मुझे बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है इंप्रूवमेंट का। जो पॉइंट आप बोल रहे हैं इंडेक्स इंक्लूजन का, अगर वो होता है तो ऑब्वियसली फ्लोज की वजह से और ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। पॉजिटिव साइड इस मर्जर में ये है कि दोनों कंपनीज बिल्कुल डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करती हैं, तो ओवरलैपिंग बिजनेस होने की बहुत कम जगह है। और जैसा कि आप लोग अभी बोल रहे थे कि अगर दोनों कंपनीज मर्ज होती हैं और उसके बाद वो कंबाइंड एंटिटीज बिड करती हैं तो बड़े ऑर्डर्स के लिए बिड कर सकती हैं। तो मुझे लगता है एक बार एम&ए होने के बाद कैसी ट्रैक्शन रहती है फंडामेंटली वैल्यूएशन में ऑप्टिक और कितनी आ सकती है वो उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है। अगर इंडिविजुअली मैं दोनों कंपनीज को अभी देखूं तो दोनों कंपनीज लगभग 25-30 टाइम फॉरवर्ड चल ही रहे, तो वहां उस हिसाब से मुझे वहां कोई खास अपसाइड दिखाई नहीं देता। जी हाँ, इस बीच याद रखिएगा माइंट्री इस गुफ्तगू के बीच में आप लगभग 3777 डे हाई पर, और 3777 का मतलब ये है कि 29 अप्रैल 2022 के बाद ये अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन सारी सीरीज के हाईस को बाइसेक्ट करके अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करता हुआ
माइंडट्री। मीनवेल में कुछ और स्टॉक्स रखता हूं जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। अभी शिल्पा ने कुछ देर पहले फेडरल बैंक दिया था, एक दो स्टॉक्स पे और अपडेट ले लेते हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और इनफैक्ट जहां पे स्ट्रेंथ एक बार फिर से विजिबल है। एक बार जरा बैंक ऑफ इंडिया लेके आइएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये स्टॉक 3 दिन अगर आप देखें थोड़ा स्थिर था, एक वाइल्ड स्विंग के बाद अब फिर 7480 पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी जरा एक बार बैंक ऑफ इंडिया देखिएगा, मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से अपीयर हो रहा है। 75 नाउ, 7550, 7520 इस क्लस्टर के ऊपर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बैंक ऑफ इंडिया में? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आर्ली चार्ट पे क्या हो रहा है, तो 74 का यहाँ पे बेस बन रहा है। तो 74 के बेस के हिसाब से अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आपका एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 73 का, और सामने जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 7850 का। वैसे अगर आप पोजिशनली देखें वीरेंद्र जी, तो मुझे लगता है इसका जो नया बेस बनेगा, क्योंकि मैं आर्ली चार्ट पे चला जाता हूँ, तो मुझे दिखता है 70 का बेस बनेगा, 75 करंट प्राइस है, तो यहाँ से थोड़ा करेक्ट, थोड़ा कूल ऑफ होगा और इसका जो अगला पड़ा होगा वो रहेगा 80 का। बैंक ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ देखिए, क्या रिकवरी देखने को मिली। डे लो से अच्छी खासी तगड़ी 40 की बनती हुई और डे हाई पर खड़ा है काउंटर। हमारे साथ अब सुदीप शाह भी जुड़ गए हैं। सुदीप आफ्टरनून, इस घंटे का पहले तो एक ट्रेड बताइए जो आपने स्पॉट किया है, कहां पर अपॉर्चुनिटी? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। यहाँ पे अभी अब हम अगर देखते हैं तो एक स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। अभी ये स्टॉक ने पहले पिछले एक महीने में एक बार 110 से 132 तक का एक मूव आया था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया था। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वहां पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है और जो पुराना अपसाइड था वहां पे हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है और वीकली चार्ट्स पे भी हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है तकरीबन यहाँ से 130 का प्राइस है, 126 के स्टॉप लॉस से अगर हम इसे 1 या 2 दिन के लिए भी अगर होल्ड करें तो ये 140 तक का एक अप मूव हमें नजर आ रहा है ये स्टॉक में। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत की तरफ से। शिल्पा जी बताइए। जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा बलरामपुर चीनी 350 कॉल ऑप्शन। अभी ₹7.25 पे अभी ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा ₹5 का और टारगेट्स रहेंगे 11 और 14। तो 11 और 14 लगभग ₹7.25 का, यानी कि डबल होने के चांसेस इधर बलरामपुर चीनी में है। शुगर काउंटर्स में फाइनली रफ्तार आती हुई दिखाई दी। खराब नंबर्स के बाद इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती हुई इस हफ्ते की शुरुआत से। अगला ट्रेड इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और सुदीप ये आप ही देंगे, एफएनओ का सुपरस्टार। आज मॉर्निंग से हम ये देख रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा मूव आ रहा है। सीमेंट काउंटर में एसीसी अंबुजा सीमेंट दोनों में एक बहुत बढ़िया मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट को एक अच्छा पिक करके हम लेके जा सकते हैं कल के लिए। 570 का स्टॉप लॉस एंड 605 610 का टारगेट मुझे ऊपर के तरफ नजर आ रहा है। ओके, मुझे सीमेंस अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें हमने अपडेट लिया ही था इस स्टॉक पे, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। मानस देंगे 4 का चमत्कार। मानस बताइए क्या पे कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, रेन इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए और रेन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर आप सितंबर मंथ में देखिए तो ₹205 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, 160 के आसपास बेस बनाया, एक बड़ा समय दिया कंसोलिडेशन का, लेकिन अब स्टॉक ने कहीं ना कहीं हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। आज स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट 178 के ऊपर दिया, 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच कर लिया है, वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो शायद वहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो मेरा समझना है कि अब रेन इंडस्ट्रीज में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 190 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे 176 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर 180 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। ₹5.45 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, ₹3.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम ₹10 के टारगेट से। चलिए ठीक है, तो रेन इंडस्ट्रीज या तो फ्यूचर्स बाय करिए या 180 की कॉल लीजिए। स्टॉप लॉस और टारगेट जो सजेस्ट किए मानस ने वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे अभी। अब चलते हैं शरद जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी। पैरामीड फॉस्फेट्स है हमारा आज का मिड कैप फंडा। कंपनी देश की सेकंड सबसे बड़ी नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनी है। एनपीके फर्टिलाइजर्स पे इनका फोकस है, सरकार का भी फोकस इसी सेगमेंट पे है। कंपनी ने रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले अपना आईपीओ कंप्लीट किया है और हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 सालों में काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रह सकती है कंपनी की। कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स भी किया है, गोवा वाले यूनिट के इंटीग्रेशन का भी फायदा इनको मिलना चाहिए।
जैसे जैसे यूक्रेन वाला इशू नॉर्मलाइज होता है, हमें लगता है जो गैस प्राइसेस की वजह से नाइट्रोजन के प्राइसेस वगैरह में भी बढ़त आई है और थोड़ा नुकसान फर्टिलाइजर कंपनीज को रॉ मटेरियल प्राइसेस में उठाना पड़ रहा है, वहां भी सामान्यता आनी चाहिए। तो ये सब चीजों का फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए और इतना बड़ा कैपेक्स और इंटीग्रेशन करने के बावजूद डेट इक्विटी वगैरह काफी कंट्रोल में रहेंगे, तो वैसा कोई ओवर लिवरेज होने की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें लगता है 100 रुपए का लक्ष्य अगर कंपनी 10-12 के फॉरवर्ड 10-12 के टाइम भी फॉरवर्ड अर्निंग्स के ट्रेड करती है तो 100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पारादीप फॉस्फेट एक बहुत डिसेंट बेट है। पारादीप फॉस्फेट पर एक तेजी वाला कॉल आता हुआ, यहाँ पर एक अच्छी खासी पोटेंशियल खरीदारी की बन रही है, उसका फायदा उठाएं। फटाफट आपके सामने पेश करते हो तमाम ट्रेड्स। शुरुआत हुई थी हमारी सस्ता ऑप्शन के साथ। बलरामपुर चीनी 350 का कॉल लेने की सलाह 7.5 पर 7.50 पर आ गया है। 14 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। अंबुजा सीमेंट 610 के टारगेट के लिए एक ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर सुदीप ने दिया। वहीं रेन इंडस्ट्रीज 180 का कॉल आप ले सकते हैं या फिर आप सीधे फ्यूचर्स में खरीदेंगे तो 190 का टारगेट रहेगा, मानस की पिक है। और पारादीप फॉस्फेट पर भी एक बाय कॉल फंडामेंटल्स के आधार पर इस समय दिया जा रहा है। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जो दरअसल वायदे बाजार में भी जमकर खेल रहे हैं, यहाँ पर तेजी की तरफ एक्साइड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और एक्साइड के नंबर्स के बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई, उसके बाद आज स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। 4.5% आपकी स्क्रीन पर दिखेगा ऊपर वो काउंटर। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी साइजेबल है, करीब 6.5 से 7% के आसपास का ओआई बढ़ता हुआ और तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल ये एक्शन बनता दिखाई दिया है। चार्टिकली अगर शिल्पा इस पर आपकी नजर गई हो, क्या करंट लेवल्स पर खरीदेंगी? मुझे याद है अमर राजा के नंबर्स आए और वहां पर जो कंपनी ने लिथियम आयन में इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी, उस दिन से एक्साइड में भी जमकर तेजी देखने को मिली। फिर पिछले हफ्ते थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा था, आज फिर तेजी में। जी बिल्कुल, अमरा राजा और एक्साइड दोनों में मोमेंटम हो गया एक हफ्ते से ज्यादा, जहां पे बहुत स्ट्रांग है। मैं एक्चुअली अभी देख ही रही थी एक्साइड इंडस्ट्रीज फॉर टारगेट्स ऑफ 186 टू 188। मेरे हिसाब से यहाँ पे 185 का कॉल ऑप्शन अभी 2 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लो रिस्क पे और हाई गेन पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अगर व्यू सही जाता है तो यहाँ पे आपको आराम से 5 से 6 रुपए तक का ये 2 रुपए वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो गेन्स मोर देन डबल होने के चांसेस है, तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्साइड जबरदस्त मूव आता हुआ। अच्छा, एक बार डॉक्टर लाल पैथलैब्स ये स्टॉक लेकर आइए। अब एफएनओ का टॉप गेनर ये 7% का मूव इस समय लाल पैथलैब्स में आपको दिखाई देगा। उसके अलावा मन्नापुरम बहुत इंटरेस्टिंग है। आज बात हो रही थी नंबर्स पे थोड़ा प्रेशर है, लेकिन स्टॉक शायद वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया अब इतनी गिरावट के बाद, और करीब 6.5% का मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। तो ये ज़बरदस्त मूव जीएसपीएल में एक तेज़ी स्टार्ट हुई है। अभी जीएसपीएल ने फ्रेश इंट्राडे है। राजेश सातपुते का एक व्यू भी था ना तेजी का। हाँ, और एक आध और स्टॉक्स, इनफैक्ट वो हिंदुस्तान कॉपर पे मानस ने व्यू दिया था, वो एक स्टॉक अच्छा कर रहा है। एक महानगर गैस, काफ़ी स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जो इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई बना रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन, जेके सीमेंट एक बार लिखा है। जेके सीमेंट इंट्राडे का चार्ट देखिए, इसका क्या ज़बरदस्त मूव इस समय जेके सीमेंट में आ रहा है। और उसके अलावा HCL टेक, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक मूव है। संवर्धन जो मदरसन है उसमें भी एक मूव। सो ये सब इंडिविजुअल नेम्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाबा जी, एक बार जरा लाल पैथलैब इसका चार्ट देखकर बताइए क्या मूव आएगा यहाँ से। लाल पैथलैब ये स्टॉक मैंने चुना था, मैं शायद आपको BTST के तौर पर दूंगा। बहुत बढ़िया चार्ट है लाल पैथलैब्स का। स्ट्रक्चरली मुझे लाल पैथलैब अच्छा लगता है। एक ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी और लगता है वो ब्रेकआउट मिलेगा। वो कहां पर मिलेगा? 2600 के आसपास, 2650 के आसपास जो ब्रेकआउट मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। मुझे ये चार्ट बढ़िया लगता है। ऑन डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर अब ट्रेड करा है 2481, लगता है कि 26 तक जाए। तो यस, लाल पैथलैब अच्छा स्टॉक है, खरीदना चाहिए। अब मैं दूसरा ढूंढूंगा BTST के लिए। ओके गाबा जी, सॉरी, अब आपको थोड़ी मेहनत एक और स्टॉक ढूंढना पड़ेगा BTST के लिए। वो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया आपका स्टॉक। वीरो, क्या स्पॉट किया? एक बार अनुज एस्कॉर्ट्स को देखा था मैं काफ़ी देर से। एक छोटा क्या इनफैक्ट एक साइजेबल रिवर्सल आया है और सारी की सारी कॉल्स डे हाई पे फ्लोट करती हुई। मानस, आपने स्पॉट किया क्या एक बार जरा प्लीज़ ऑप्शन शीट पे और साथ ही साथ चार्ट्स पे? अगर आप 5 मिनट चार्ट्स पे देखें तो लास्ट सेशन का फ्राइडे का जहां से ब्रेक डाउन आया था 1991,
उसी जोन को बाइसेक्ट करके बाहर निकलता हुआ। और अगर मैं इसको डेली पर देखूं तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आई थिंक जैसे इसने अब तक 14 अक्टूबर से लेकर अब तक कभी भी 50 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक एग्जैक्टली वही बिहेवियर है। आपका व्यू मानस इस पुल बैक में, जो कि अब एक स्ट्रांग होता हुआ, इनफैक्ट 2000 हो गया बात करते करते। जी, तो देखिए जगह बहुत अच्छी है जहां पर आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 सेशन से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। हालांकि बहुत बार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। 2016 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब खरीदारी करेंगे 1960 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि मेरा समझना है कि अगर 2016 के लेवल्स ब्रीच होंगे तब शायद आपको 2100-2125 तक किस तरह देखने को मिल जाएंगे। जी हम एस्कॉट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक अच्छा मूव देता हुआ। कुछ देर पहले जो राजेश सतपथी जी से हमने बैंक ऑफ इंडिया का डिस्कशन किया था, जरा बैंक ऑफ इंडिया को देखिएगा। हमारा डिस्कशन हुआ था लगभग 75 रुपए 10 पैसे पे, उसके बाद वहाँ से इसने करीब 76-30 तक का एक 76-60 तक का एक वाइल्ड स्विंग दिया, 75-50 पे क्लोज होता हुआ, मतलब अब जाके सेटल हुआ है, यानी पिछले 2 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के पास आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर स्विंग अच्छा है और ऑप्शंस के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, क्योंकि अब हम एक सेकेंड लास्ट वीक में है इस सीरीज के बात कर लेते हैं। एक बार जरा प्लीज शिल्पा जी, क्योंकि आप ऑप्शन शीट को मॉनिटर करती भी हैं, ग्लेनमार्क की पोस्ट अर्निंग्स जो आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, 29 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक जो ये एक डिसाइसिव क्लोज है ग्लेनमार्क का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ऑप्शंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस क्लोजिंग का, और कोई स्ट्राइक जो रीजनेबली प्राइस लग रही है आपको एक अप स्विंग खेलने के लिए टुवर्ड्स 460-470 अगर आ सकता है तो? शिल्पा जी। जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली मैं एक्चुअली ग्लेनमार्क देख ही रही थी। ग्लेनमार्क 420 के ऊपर डिसाइसिव अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ से अभी के जो टारगेट्स जो इमीडिएट बेसिस में रहेंगे वो रहेंगे 448 से 460 के बीच में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी को ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो 440 का कॉल ऑप्शन 8 रुपए 60 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम लगाना चाहिए 4 रुपए का, और टारगेट आपको यहाँ से जो मिलेंगे व्यू अगर 460 तक का आपको मिल जाता है तो ऑप्शंस आपको आराम से 16 से लेकर 21 के बीच में मिलेंगे। तो बहुत ही वेल प्लेस्ड है, वेरी वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कंपनी ने इनफैक्ट गाइड भी किया है कि डेट जो एक बड़ी चिंता रही है ग्लेनमार्क के लिए इन द पास्ट, उसे कम करने पर कंपनी जोर देती हुई दिखाई देगी। 6 से 8% का रेवेन्यू गाइडेंस, 1 से 2 लाइसेंसेज इनके हाथ आते हुए दिखाई देंगे। इस गाइडेंस पर भी आज दरअसल मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जो 4% ऊपर है काउंटर। और यही नहीं, इनफैक्ट आप बाकी फार्मा से जुड़े हुए अलग अलग एलिमेंट्स अगर आप देखें, डॉक्टर लाल की बात अनुज कर रहे थे, ग्लेनमार्क की बात वीरू कर रहे हैं, अब आप देखिए हॉस्पिटल स्टॉक्स में क्या हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल आपकी स्क्रीन पर आएगा, वहां पर अच्छा खासा मोमेंटम है, वैसे भी निफ्टी का हिस्सा है। आज हम इनफैक्ट फोर्टिस हेल्थकेयर के नंबर्स पर एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहे थे और वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट इंटरनेशनल पेशेंट कैटेगरी में ज्यादा रेवेन्यू फोर्टिस ने कमाया है। कंपनी ने कहा है ऑक्यूपेंसी 65% से बढ़कर 70% हो गई। अपोलो ने भी अपने नंबर्स में कहा था कि इनकी जो ऑक्यूपेंसी 60% थी वो 68% प्लस, तो नियरली 70% के करीब दोनों ही हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी आती हुई, और ये मैक्स हेल्थ के लिए भी ऑक्यूपेंसी नंबर्स काफी बेहतर थे। सुदीप, एक तो या तो अपोलो और फोर्टिस दोनों चार्ट्स देख के बताइए आपके लिए ज्यादा कंफर्टिंग ट्रेड क्या है, जहां पर लग रहा है कि स्टॉक एक वन डे वंडर नहीं रहेगा, आगे जाकर इस हफ्ते में अच्छी खासी रिटर्न्स कमा सकता है। अगर मुझे दोनों चार्ट्स अगर मुझे साइमल्टेनियसली रखने हैं तो मेरे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल इज अ बेटर चार्ट, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो अराउंड जुलाई महीने से तकरीबन ये 4000 से लेके 45-50 के बीच में कंसोलिडेशन पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, और अब जाके पिछले कुछ डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बॉटम्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ऑल्दो हायर टॉप्स नहीं बन रहे, बट कंसोलिडेशन में हायर बॉटम्स बनना भी एक बहुत अच्छी साइन होती है कि कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ तो एक बड़ा मूव इज इन द वेटिंग। तो जो हिसाब से हेल्थ केयर स्टॉक्स, हॉस्पिटल स्टॉक्स और दूसरे फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो आने वाले 1-2 सत्रों में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में बाइंग करी जा सकती
4450 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो 4680 से 4750 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं ये चार्ट। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी जुड़ गए हैं। अच्छा, गुरमीत जी ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, बहुत ट्वीट्स करते हैं, और अगर वो 100 ट्वीट्स डालते हैं हर्षिता तो उसमें से 2 ट्वीट्स हैं जिनमें 80% ट्वीट्स उन पे होती हैं। हाँ। 60 छोले भटूरे पे और 20 HDFC बैंक पर। तो काफ़ी पैशनेटली ट्वीट करते हैं वो HDFC बैंक पर। काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है HDFC बैंक ने इनके लिए, तो ऑब्वियसली एक शायद उस फैक्टर को फील कर रहे हैं वो। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। तो HDFC बैंक से ही बात कर लेते हैं। 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस, और अब लगातार अब एकदम से 2-3 दिन में एक जिसे कहते हैं एलिफेंट कैन डांस, वो वाला मूव दिखाई दे रहा है। तो कैसे देख रहे हैं इस मूव को? अनुज, मैंने ना थोड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन निकाला था नेम्स पे और स्टॉक प्राइस पे ITC के बाद, इसलिए HDFC फोकस। कमिंग टू स्टॉक के बारे में बात करें, मुझे लगता है अनुज, अगर आप देखिए पिछले 3 साल पहले उनका 18,000 करोड़ का पैट था। ये साल करीबन 36-37 हजार करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। मर्ज एंटिटी मुझे लगता है अभी 1 साल 1.5 साल में 65 से 70 हजार करोड़ पैट कर सकती है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। और ये मर्जर का जो थोड़ा ओवरहैंग है ये मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, तो जिस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन आया था, उस वजह से हमने स्टॉक में थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है। एक दूसरी चीज क्या हुई है कि ये जो HDFC और कोटक को जो 4 से 5 मल्टीपल मिलता था, वो एक 20% प्लस ग्रोथ के लिए मिलता था, तो वो ग्रोथ में थोड़ा मॉडरेशन आया, कुछ कोविड पीरियड में आया, कुछ हाई बेस की वजह से आया। और ICICI ने और जो एक्सिस पिछले 1-2 माह से वो बेटर ग्रो किया उसी एसेट क्वालिटी से। तो थोड़ा सा मुझे लगता है बाकी HDFC का थोड़ा सा जो आपको वैल्यूएशन मिलता है वो हाई ग्रोथ पे मिलता है, वो थोड़ा सा कम हुआ, और दूसरे स्टॉक्स थोड़े री-रेट हुए थे, कॉम्बिनेशन हुआ। तो मुझे लगता है थोड़ा आगे अच्छा करना चाहिए। और बहुत ही स्टेडी बैंक है। आप पिछले मतलब कई सालों से अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। थोड़ा सा मुझे लगता है लायबिलिटी साइड स्ट्रेस देखने को मिलेगा मर्जर के बाद, वो हमें थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है अभी भी अच्छा करेगा। और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पिछले 10-15 साल में एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में। इसके अलावा मुझे लगता है ICICI भी अच्छा करेगा। कुछ छोटे बैंक्स हैं जैसे IDFC फर्स्ट है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो लेगेसी बुक जो है थोड़ी कम हो रही है, वहां भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ICICI में थोड़ा करेक्शन भी आया है, लगभग 10% आया है अपने ऑल टाइम हाई से। और मैं कुछ नंबर्स ट्रैक कर रहा था अनुज, ICICI के नेट इंटरेस्ट इनकम वो 15,000 करोड़ कर रहे हैं क्वार्टर का। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, बहुत लोग चर्चा नहीं करते, 40% पे आ गया है, और लगभग HDFC के नजदीक पहुंच रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% है। रिटेल बुक बहुत अच्छा ग्रो कर रही है डिपॉजिट साइड पे भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है ICICI इस बहुत में। तो ICICI में भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल, लेकिन ऑफ कोर्स एक फेवरेट HDFC बैंक रहा ही है। अच्छा, HDFC बैंक और HDFC की जो चर्चा इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हम कर रहे हैं, स्पेशली जो क्लैरिफिकेशन MSCI की तरफ से आया है और वहां पर बड़े फ्लोज की उम्मीद जताई जा रही है, उसी को एक्सट्रापोलेट करके हम कुछ देर पहले LTI यानी कि L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के जो मर्जर से जो जॉइंट एंटिटी निकल कर आएगी उसकी बात हो रही थी कि ये लाइकली है कि निफ्टी का हिस्सा बन सकता है अगर उसी क्राइटेरिया पर अगर आप चीजें देखें तो तमाम वो बॉक्सेस चेक हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी एंड व्हाट कुड इट मीन लार्जली फॉर निफ्टी IT गोइंग फॉरवर्ड अगर ये भी एक बहुत बड़ी एंटिटी इंडेक्स का हिस्सा बनती है फ्लोज के लिहाज से? गुरमीत, तो मुझे लगता है हर्षिता, ये जो इंडेक्स इंक्लूजन होता है या एक्सक्लूजन होता है, ये शॉर्ट टर्म इवेंट होता है, कुछ हद तक प्राइस में आ जाता है। जैसी इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ हद तक प्राइस में आ जाती है। आप HDFC का भी देखेंगे, जब एक्चुअल इंक्लूजन होगा तो शायद इतना मूवमेंट नहीं आए जितना भी उसके इवेंट को लीडअप को लेके होता है। बट अगर आप माइंडट्री का वैसे मतलब स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखें, दोनों एंटिटी का बहुत अच्छा रहा है। माइंडट्री कुछ चुनिंदा मिड कैप IT कंपनीज में से जिन्होंने 20% मार्जिन मेंटेन किया है। उनका जो डिपेंडेंस था उनके टॉप अकाउंट पे नाम लिए बिना करीबन 5-5.5% रह गया है। अगर आप डील मिक्स देखेंगे उसमें एक ग्रैनुलैरिटी है,
जो ट्रांसफॉर्मेशन डील्स है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। तो कुछ मिड कैप आईटी जो हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं, माइंट्री में भी उनमें से एक है, हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है। बट ये दोनों स्टॉक जो है बहुत चीप नहीं है। और जो स्लो डाउन है यूएस में, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म स्लो डाउन है। टेक में हमने देखा है कि कैसे ले ऑफ हो रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वैल्यूएशन पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन और हो सकता है। कुछ ही पॉकेट्स हैं जैसे लार्ज कैप आईटी में जहां वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं, जैसे एचसीएल टेक है या टेक महिंद्रा है, जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा रीजनेबल है। वहां मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा। और जो थोड़ी निश ईआरडी प्लेज है, जिसे हम इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन बोलते हैं, जिसमें केपीआईटी है, टाटा एलेक्सी में काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। अगर थोड़ा और करेक्शन होता है तो वो भी हमारे रेडार में रहेगा। अच्छा गुरमीत जी, आई मीन पोस्ट कोविड आई थिंक जो वेव शुरू हुई उसमें मेटल्स ने काफ़ी पैसा बना के दिया। CY20 का सेकेंड, 21 एंटायर, लेकिन मिड 22 में आई मीन मई जून में ये शायद एक कंसेंसस बन गया था कि जो मेटल की साइकिल थी वो रिवर्स हो रही है। पर आई थिंक वो तथ्य बिल्कुल भी सही नहीं निकला। सडनली योर निफ्टी मेटल इंडेक्स अगेन एट ऑल टाइम हाई। जो लोग अभी तक निवेशित थे वो क्या कर रहे हैं? इस लेवल पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें, या फिर लग रहा है आपको चांसेस है कि अप्रैल हाइज जो हैं 2022 के वो भी बाइसेक्ट हो जाएंगे? मेरे थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी, शायद जैसे चाइना की जो रिवाइज कोविड पॉलिसी आई, रीओपनिंग आई, उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा होगा। और आपको यहाँ पे टैक्टिकल होना पड़ेगा। कमोडिटीज में इनफैक्ट कहते हैं जब पी लो हो तो एग्जिट करना चाहिए, और पी हाई हो तो एंटर करना चाहिए, क्योंकि जब लो पी होता है तो शायद आप पी अर्निंग्स पे होते हैं। तो मेरा मानना है थोड़ा प्रॉफिट टेक करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर आप बात करें तो मुझे एग्री कमोडिटीज अच्छा लगता है। अगर हम कमोडिटी स्पेस की बात करें मेटल से थोड़ा सा हटकर, मुझे लगता है कि वो डिमांड ज्यादा सस्टेनेबल है। इतना डिस्ट्रप्शन हुआ है तो स्पेशली जो फूड एग्री कमोडिटीज प्लेस है, पार्शियली आप उसमें आईटीसी को इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजें उसमें नहीं आती है। और कुछ हद तक आप जो एग्री कमोडिटी ड्रिवन कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, कुछ उस पर फोकस कर सकते हैं। तो वो एक पॉकेट है जो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू से ट्रैक कर रहे हैं। मेटल्स को अभी हम अवॉइड करेंगे। ओके, मेटल्स में इनको आप इग्नोर करेंगे। एक काम करते हैं, एक दो और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद गुरमीत से उनका व्यू लेंगे। डॉक्टर रेड्डी जिस समय करीब 3.5% नीचे है, तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। और अच्छा गुरमीत जी, एक आज जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव मुझे देखने को मिला वो मन्नापुरम में देखने को मिला। आपने ट्रैक किया क्या स्टॉक को? 6.5% ऊपर इस समय। अनुज, थोड़ा सा पिछले कुछ क्वार्टर से परफॉर्मेंस हल्का सा मेरे हिसाब से सॉफ्ट रहा है। मैं डिसअपॉइंटिंग नहीं बोलूंगा, तो हम ट्रैक करते हैं। बट मुझे इन जनरल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एज अ कैटेगरी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मेरा पसंदीदा स्टॉक एनबीएफसी में हमेशा बजाज फाइनेंस रहा है। मुझे लगता है कि कंजम्पशन पे ज्यादा देखना चाहिए rather देन एक गोल्ड बेस्ड। और इनको बैंक से बहुत कंपटीशन अब देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी गोल्ड लोन्स पे ज्यादा फोकस किया है, और जो इनके स्प्रेड्स हैं और निम्स है वो सस्टेनेबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और उस एग्रेसिव लेंडिंग पे अगर गोल्ड प्राइसेस मूव करते हैं, जो हमने देखा गोल्ड ने लो बनाया, थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे भी कभी कंसर्न आता है। हालांकि थ्योरेटिकली लगता है कि बिल्कुल सिक्योर्ड लेंडिंग है, जबकि ऐसा है नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एनबीएफसी में मैं बजाज और थोड़ा सा हाउसिंग फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि वहां डिमांड थोड़ी स्ट्रक्चरल लगती है, सस्टेनेबल लगती है। बाकी जगह अगर मुझे प्ले करना है तो मैं गोल्ड कंजम्पशन पे ज्यादा प्ले करूंगा, कंसिडरिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन है आगे, जिसके बारे में पहले भी चर्चा की थी। चलिए वीरू, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सवाल मेरे पास भी था, तो मैं उसको वीरू थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इससे पहले कि आप पूछ लें। ठीक है ना? तो गुरमीत जी, एक बात बताइए, लाजपत नगर या फिर करोल बाग, कहाँ के छोले भटूरे बेटर हैं? करोल बाग। करोल बाग कौन सा, रोशन के या फिर कोई और? मुझे रोशन याद है। रोशन है, ओम है, और दो तीन थोड़े रिलेटिवली अननोन भी है वहाँ पे। थोड़ा अगर आप अंदर जाएंगे, जो मेन मार्केट है, मोबाइल मार्केट, उसकी वो वीरू को पता होंगे, है ना वीरू? हाँ, मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। छोले भटूरे तो बता दिए आपने गुरमीत जी, ये छोले कुलचे आपने कहाँ खाए सबसे अच्छे?
छोले कुलचे वेस्ट दिल्ली में बहुत बहुत फेमस है। रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग। वाकई छोले भटूरे छोले कुलचे, आई मीन ये आखिरी के 28 मिनट कैसे बीतेंगे समझना मुश्किल है। क्या छौंक लगाया है आपने, अगर छोले भटूरे और छोले कुलचे का। ओके इस बीच अच्छा गुरमीत जी, एक सेक्टर आपसे पूछता हूँ जिससे मैं बात करना चाहूँगा। आज आप देखिए फार्मा में वाकई अगर आप देखें बाइंग विजिबल है वाकई। इनफैक्ट दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जिनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स खड़ी थी, सिप्ला और सन फार्मा, जिन्होंने डोमिनेट किया था। बट सडनली आई थिंक अब स्क्रीन पर स्विंग्स विजिबल हैं। अब ग्लेनमार्क, अब ल्यूपिन, ये अपने अगर आप देखें बेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। आई मीन जो पिछले 1 साल से मेंटेन्ड है। फार्मा में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त, और क्या आई मीन अदर देन सिप्ला और सन फार्मा जहाँ पे स्ट्रेंथ है, कायम है, आपकी नज़र कहाँ रहेगी? तो विजय जी आप देखिए हमें एपीआई सीडीएमओ प्ले ज्यादा पसंद है, हालांकि उसमें अभी 25-30% का करेक्शन आया है। डिवीज लैब्स आप देखेंगे 30% डाउन है, और उसके कई कारण थे। एक तो हाई बेस था, जो टोमोटोवी, जो फ्लैक्सवर्ड का जो नंबर आया पिछले क्वार्टर में कोविड की वजह से, वो नहीं है। इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हुई है, प्राइसेस में भी थोड़ा डीएक्सेलरेशन हुआ है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट और आरएम कॉस्ट है। तो एक परफेक्ट स्टॉर्म होता है, और ये बिजनेस थोड़ा लंबी है। और मैंने देखा मार्केट में सेक्टर रोटेशन बहुत फास्ट हो रहा है। हमने आईटी को राइट ऑफ किया था 1-2 महीने पहले, हमने देखा बहुत शार्प रिबाउंड आया। मुझे लगता है कि एपीआई सीडीएमओ स्पेस में बहुत सारी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन मिल रही है। आप डीवीज मुझे लगता है कि ग्रेजुअली अगर आप एक्यूमुलेट करें, हो सकता है थोड़ा और प्रेशर आए, बट अच्छा कर सकता है। और 12 क्वार्टर के बाद पहला क्वार्टर ऐसा आया है जब उनका अर्निंग फॉल हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप देखिए कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जबकि ये बिजनेस काफी लंबी है। हालांकि अभी भी वो करीबन 28-29 के अर्निंग मल्टीपल पर है, पर करीबन $22 बिलियन के ड्रग्स ऑफ पेटेंट हो रहे हैं। कस्टम सिंथेसिस अभी भी 60% है। थोड़ा मुझे लगता है न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में भी थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिला, उस वजह से भी बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। इसमें पिरामिल फार्मा में लिस्टिंग हुई ₹191 पे, वो करीबन अभी 140 के आसपास कर रहा है। अगर आप पिरामिल फार्मा देखें, उसमें भी 60% सीडीएमओ है, हॉस्पिटल जेनरिक बिजनेस करीबन 30% है, और बाकी का उनका कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस है। तो अगर डिवीज अगर 9,000 करोड़ करता है सीडीएमओ में, तो पिरामिड फार्मा करीबन 4,000 करोड़ करता है। तो अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 30% डिस्काउंट पे है डिवीज के। हमें लॉरेंस लाइन भी अच्छा लगता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं एआरपी एपीआई पे। तो जब सेक्टर में थोड़ा पेन होता है तभी प्राइस मुझे लगता है रीजनेबल होता है। तो थोड़ा ग्रेजुअल अप्रोच मुझे लगता है स्पेस में रख सकते हैं। थोड़ा सा हम हमारे रेडार में सिप्ला और सन फार्मा भी है, बट फोकस जो है हमारा एपीआई सीडीएमओ स्पेस पे ज्यादा है। सन फार्मा पे सन भले शाइन कर रहा हो, लेकिन सन टीवी का ऑलमोस्ट सनसेट टाइप का मूव दिख रहा है इस समय। गुरमीत जी क्या करें यहाँ पर 9% नीचे? मैं अवॉइड करूंगा, और एक मीडिया में स्पेशली विदाउट getting into the political connection part, मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे जी सोनी एक बार अगर मर्जर अप्रूव हो जाता है, आप देखिए पिछले 2 साल से 3 साल से वैल्यू दिख रहा है जी में, बट वो प्ले आउट नहीं हुआ है जिस हिसाब से हमें लगता है। तो एक बार वो ओवरहैंग दूर हो जाता है, मर्जर हो जाता है, सारे गवर्नेंस इश्यू साइड हो जाते हैं, उनके जो हाई इन्वेंट्री लेवल्स थे, काफी कुछ नेगेटिव, काफी बैलेंस शीट की भी काफी सफाई हुई है, जो उनके रिसीवेबल्स थे उसमें फर्क पड़ा है। और कंबाइंड एंटिटी का 26-27% शेयर है, काफी सिनर्जीज देखने को मिलेगी। ओटीटी सोनी के पास पैसा ये बिजनेस में आपको काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिजिटल कंटेंट पे, जो सोनी की बैलेंस शीट उसको मैच करेगी। उसके बाद शायद मैं जी को देख सकता हूँ तब तक। और दूसरा मुझे लग रहा है ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू वो स्ट्रेस में रहेगा, जो स्पेंड है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, ये ग्रेजुअली पिक होता जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम फोन का टेलीविजन से ज्यादा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में हम उसको एफएल इंडिया के थ्रू प्ले करते हैं। मीडिया में भी मर्जर के बाद जी को हम शायद देखना पसंद करें। स्टॉक जो आज काफी दिनों बाद हरकत दिखा रहा है वो है एलआईसी। करीब 6% तक की तेजी, 665 के आसपास ट्रेड होता हुआ। ऑफ कोर्स इट्स वेरी शॉर्ट ऑफ जो इशू प्राइस था, उससे अभी भी डिस्काउंट पर ही कारोबार कर रहा है, लेकिन नंबर्स इस बार ही अच्छे रहे। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, सॉल्वेंसी रेशियो का भी आंकड़ा थोड़ा बहुत मार्केट को अच्छा लगा। जिनके पास ये स्टॉक है, और कई लोग निराश हुए क्योंकि इट्स नॉट रियली गिवन द रिटर्न्स दैट जिसकी अपेक्षा थी, उनके लिए सलाह क्या होगी? 7% के गेन्स, क्या अगले क्वार्टर में भी इस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जाए?
अच्छा, ये एक और सेक्टर है जो पिछले कोविड पीरियड से प्रेशर में रहा है। कोविड क्लेम्स की वजह से हाई मार्जिन उनका इम्पैक्ट हुआ, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, एलआईसी का स्पेशली ज्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि एजेंसी डिपेंडेंस और उस पर ज्यादा है उनका डिजिटल मिक्स का, जिस पे वो फोकस कर रहे हैं। बट वन एक से भी नीचे एम्बेडेड वैल्यू पे है तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है मेरे हिसाब से। मैं होल्ड करने को बोलूंगा और ऐड करने को नहीं बोलूंगा शायद इस भाव पे। आप थोड़े से प्राइवेट इंश्योरेंस देख सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ में भी मुझे लगता है थोड़ा जो हमने 1.5 साल 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस देखा है, थोड़ा रिवर्स होना चाहिए। उनका प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा है, सही मिक्स है यूनिट का, पार का, नॉन पार का, एन्युटी का, और इंश्योरेंस लेंडिंग की तरह है। आप ग्रो तो कर सकते हैं एग्रेसिवली, लेकिन आप कई बार अपनी क्रेडिट अंडरराइटिंग और रिस्क अंडरराइटिंग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो यहाँ भी जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और परसिस्टेंसी रेशियो देखना इंपॉर्टेंट है कि कितनी पॉलिसीज आपकी सस्टेन कर रही है, क्योंकि बैक एंडेड बिजनेस है। प्रॉफिट्स आपके जब पॉलिसीज पुरानी होती है तब कंट्रीब्यूट ज्यादा करती है। तो जो न्यू बिजनेस मार्जिन है, जो न्यू बिजनेस प्रीमियम ऐड हो रहा है, मुझे लगता है एचडीएफसी वापस से उसमें ग्रोथ कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा वैल्यूएशन भी रीजनेबल हुआ है। आप एचडीएफसी लाइफ दे सकते हैं, और जनरल में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी दे सकते हैं। वहां भी प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों हुआ है पिछले 2 साल। चलिए ठीक है, गुरमीत जी शुक्रिया आपका, और ये सारी स्टॉक्स पर और छोले भटूरे इन सब पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, खैर दिल्ली की जब भी बात आती है तो खाने पीने की बात के बिना मैं थोड़ी सी लेफ्ट आउट फील कर रही थी, क्योंकि बहुत साल हो गए दिल्ली जाए हुए। मेरे को लास्ट याद है जब हम बचपन में जाते तो सरोजनी नगर में छोला भटूरा खाया जाता था। तो आप लोग करोल बाग, लाजपत नगर से थोड़ा सा फोमो हो गया मेरे को, या फिर ओल्ड दिल्ली में अभी तो पूरा ओल्ड दिल्ली का की चांदनी चौक वाली जगह वो भी पूरी लुक चेंज हो गई है वैसे वहाँ पर। और सरोजनी नगर की आपने बात की तो वहाँ पे वो एक खानदानी के पकौड़े हुआ करते थे, वो बहुत कॉलेज टाइम पे हम जाया करते थे, बहुत ज़बरदस्त। तो खाने पीने का कल्चर खैर थोड़ा नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा अलग लेवल का रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास वापस चलते हैं और इस बार डीलिंग रूम चेक के लिए। तो यतिन बताइए क्या बताया आपको डीलर्स ने? तो देखिए 2-3 स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले कोटक बैंक, और बड़े दिनों बाद यहां थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट यहां ओपन इंटरेस्ट आपको 4.5-5 लाख शेयर गिरता हुआ दिखाई देगा, यानी थोड़ा बहुत आपको इंस्टीट्यूशनल साइड से यानी खास करके एफआईआई के साइड से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं जम के। तो पोजिशनली डीलिंग उसको लगता है कि यहाँ 50 से 60 रुपए तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा एक लंबे होराइजन या 2 से 4 वीक के ट्रेडिंग होराइजन से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स के लिए। दूसरा स्टॉक अदानी पोर्ट्स, और यहाँ वीकेंड पे काफ़ी सारे एफआईआईज की मीटिंग हुई अदानी पोर्ट्स की फैसिलिटी में, और अगले हफ्ते भी यहाँ आपको रोड शोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ रोड शो है, प्लस काफ़ी इंस्टीट्यूशनल फ्लो दिखाई दे रहा है। तो बीटीएसटी की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ दे रहे हैं। शायद 20 से 25 रुपए की तेजी आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाए, और काफ़ी सारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी यहाँ बिल्डअप हो रहा है। आज भी ओआई में लगभग 6-6.5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। तो अदानी पोर्ट्स और कोटक बैंक, ये 2 स्टॉक्स पे डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। कोटक की बात हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अदानी पोर्ट पर भी डीलिंग रूम में काफी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स लेकर आइएगा एक बार स्क्रीन पर, क्या हाल है यहाँ पर उसका भी जायजा ले लिया जाए। तो कोटक आपके सामने 1923 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आखिरी 20 मिनटों का ट्रेड। और मानस, इसी की चर्चा हम पहले भी आपसे कर रहे थे, तो 1920 के ऊपर टिक तो रहा है, तेजी करेंगे अब? बिल्कुल तेजी करके जाएंगे। मेरा समझना है कि अब आपको शायद 1975, 1985 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और बेहतर रहेगा कि आप कॉल ऑप्शन के थ्रू इस तेजी को खेले। तो जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1920 का लेवल आई थिंक वो बेहतर रहेगा। तो 1920 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 42 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 34 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 60 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जरा एक अपडेट ले लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स एफएनओ बैंड में अब जा सकते हैं। तो सन टीवी जिसकी की बात हो ही रही थी, उसमें काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और करीब 109% इस समय ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है पोजीशंस का। तो सन टीवी तो मोस्ट लाइकली डेफिनेटली एक्चुअली बैंड में आ जाएगा, अनलेस लास्ट के 20 मिनट में कोई पोजीशन रिवर्स हो। तो सन टीवी का बैंड में जाना ऑलमोस्ट सर्टेन है। BHEL भी बैंड में जा रहा है, 105% BHEL का ओपन इंटरेस्ट क्रॉस हो चुका है। और बलरामपुर चीनी ये भी बैंड में जाने की तैयारी कर रहा है, करीब 93% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो इस समय बैंड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सतपुते जी, इनमें से कोई स्टॉक जिसमें आप शॉर्ट या लॉन्ग करना चाहेंगे इससे पहले कि वो बैंड में जाएं?
देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से थोड़ी नजर मेरी बलरामपुर चीनी पे है, लेकिन 345 थ्रू 46 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मुझे लगता है कि ये हर्डल अगर पास नहीं होता तो प्रोबेबली फिर से ये कूल ऑफ होगा। सो शॉर्ट ही करना है तो प्रोबेबली बलरामपुर चीनी पे मेरी नजर है, क्योंकि ये अपने 50 डे में को रेजिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बलरामपुर चीनी पर आया आती हुई। हाउएवर इस पर एक 350 का कॉल भी सुझाया गया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही। 4% ऊपर फिलहाल वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक दो कैश मार्केट वाले ट्रेड जिसमें अचानक तेजी आई है, एक तो रेमंड लेकर आई, और रेमंड के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स जो आए थे उसमें पिकअप जरूर देखने को मिला था। मैनेजमेंट से उससे पहले जब बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा था कि देखिए फेस्टिव सीजन में डिमांड काफी स्ट्रांग है, थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। आंकड़ों में 7% भाग गया है। पिछले एक महीने में आप गौर करेंगे तो 12% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। इस पर गाबा साहब एक बार टेक चेक देंगे। 1300 के आसपास ही है अब रेमंड। यस, रेमंड का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। बाय मोड पर तो है, 1200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज का जो बार है मुझे बढ़िया लगता है। 5 दिन का करेक्शन है, उसके बाद अपमूव मिला है। 1240 का कोई स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 1350 पार कर लेगा, फिर शायद हायर जोन देखेंगे। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर रेमंड का बढ़िया है, खरीदने की जगह भी अच्छी है। खरीदने का मौका अच्छा। स्टॉक में 90 रुपए की बढ़त और स्टॉक परफॉर्मर रहा है। नंबर्स के बाद से ही हमने देखा इसमें और तेजी बनती हुई। तो ऐसे आप इंडिविजुअली देखेंगे तो कई आपको स्टॉक्स दिखाई देंगे जिसमें काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। इंडेक्स के गेनर्स में हिंडाल्को 6% ऊपर, अपोलो 3% ऊपर, टाटा मोटर्स, ग्रासिम इनफैक्ट नतीजों के बाद बाय द वे 2% 2.25% की तेजी पर कारोबार कर रहा है। और ऑफकोर्स बिग बॉयज में कोटक, HDFC, इंडसइंड बैंक भी अब शामिल होता हुआ। लेकिन अगर आप इंडेक्स का हाल देखें तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एकदम सपाट दिखाई दे रहा है। तो आज क्लियरली बियॉन्ड द इंडेक्स का ट्रेड साबित होता हुआ 18328 के आसपास 21 अंकों की हल्की गिरावट। निफ्टी बैंक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। यहां पर अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन वी आर बैक टू 61 पॉइंट्स का डिक्लाइन। अनुज, हर्षिता, मेरे ख्याल से क्लोज काफ़ी डिसेंट है। और अगर आप एक रिस्क रिवॉर्ड प्ले करना चाहते हैं तो इस कूल ऑफ के बाद अब आप थोड़ा सा एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक बार मिड कैप इंडेक्स का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में, और इंट्राडे के चार्ट में मिड कैप इंडेक्स में आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करेंगे। आज सुबह जब बात हो रही थी, एक बार मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे आ गया था आज, और वो ऐसा लग रहा था कि आज शायद वो दिन है जिसमें मार्केट एक अच्छी खासी पिटाई करने वाला है, खासतौर से ट्रेडर्स की। लेकिन वहाँ से जो उसने कमबैक दिखाया है, और डिस्पाइट ये जो रुपी वीकनेस, ये जो रुपी की वीकनेस है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक मार्केट ने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि शायद क्रूड की जो हल्की सी तेज़ी थी उसकी वजह से एक वन ऑफ शायद OMC बाइंग की वजह से शायद आई होगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है। अनलेस आज जैसे यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं, अगर जो फ्यूचर्स बता रहे हैं अगर उतना ही कर दे यूएस मार्केट, बस यहाँ से गिरे नहीं, तो मेरे ख्याल से शायद कल मार्केट वापस आज के कंसोलिडेशन के बाद, या हो सकता है एक दिन का और कंसोलिडेशन दिखा दे, लेकिन ये क्लोज बहुत अच्छा है। ये मार्केट आज इजीली 18,250 तक जा सकता था जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी, और बैंक निफ्टी में हम बहुत आराम से 41,800 41,850 तक जा सकते थे, वो नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से मैं क्लोजिंग को बहुत तवज्जो देता हूँ। आपको पता ही होगा कि लास्ट के जो आधे घंटे मूव आता है, तो डिस्पाइट दिस ये जो लास्ट की 10-15 मिनट की वीकनेस है, मैं फिर भी बोलूँगा क्लोज कोई इतना बुरा नहीं है मार्केट के लिए। क्लोज इनफैक्ट मैं इसको एक अच्छा क्लोज मानूंगा गिवन मिड कैप इंडेक्स जहां पे बंद हो रहा है। तो कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उसी से इनफैक्ट कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। मतलब आज हो सकता था मार्केट में ब्रेकडाउन, लेकिन तैयारी थी मार्केट में। इनफैक्ट जिस तरीके से SGX निफ्टी ऊपर से नीचे फिसला था, और जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स शुरू में गिरा था, तो ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अप ट्रेंड इंटैक्ट क्लियरली, और ये एक अच्छा संकेत इस समय। वीरू जैम, एक बार डायरेक्टर साहब जरा बस अनुज की बात पे एक बात ऐड करने के लिए प्लीज, निफ्टी बैंक की 42,000 और निफ्टी की 18,300 की पुट, इन दोनों पुट्स का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइए। दोनों ही इंडेक्सेस का लो आज मतलब 18,300, और बैंक निफ्टी का मोर और लेस अगर आप देखिए 42,000 एज पर फ्राइडेज क्लोजिंग। याद रखिएगा 42,000 की पुट करीब 30,60,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी प्रीवियस क्लोज पे, 30,60,000। और निफ्टी की ये 42,000 की पुट का हो गया अब करीब 41 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। दैट मीन्स आज फर्दर 10 लाख पुट्स बिकी हैं आज के लो के आसपास। दैट्स गुड। और प्लीज़ एक बार 18,300 के पुट लेके आइए। प्रीवियस क्लोज के मुताबिक, शुक्रवार के मुताबिक 18,300 के पुट का आउटस्टैंडिंग वाई था करीब 58,59,000। और यहाँ पे जरा प्लीज़ एक बार इस पुट का आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइएगा। 18,300 पुट, इट्स 68 नाउ।
68,22,000। हालांकि ये बाद में थोड़ा सा अगर आप देखें जब भाव कॉपी आएगी ज़्यादा हो जाएगा, बट 10 lakhs पुट फर्दर ऐड हुई हैं। तो ये आई थिंक दो जो बातें हैं ये अनुज के स्टेटमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें वजन देती हुई। दो पुट राइटर्स आज फिर बड़े कन्विक्शन के साथ बैठे रहे। एक काम करते हैं, यहाँ से BTST टेल्स का ट्रेड्स का क्रम जो है वो शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्रीज पे व्यू हो गया है। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आ चुके थे, करीब 117 पॉइंट सॉफ्ट। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? जी, मेरा BTST रहेगा HCL टेक्नोलॉजीज 1102 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1090 और आपका टारगेट जो आपके टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1145 एंड 1158। ओके, तो ये फिलहाल HCL टेक में एक मौका इस समय तेजी का ट्रेड लेने का। गाबा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा जो सुबह मैंने क्विक सिंगल्स में किया था उसको रिपीट करूंगा, क्योंकि अब भी मुझे अच्छी तेजी नजर आती है। वो है स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम, ट्रेड कर रहा है 7780। टारगेट मेरे ख्याल से इसका जो स्टॉप लॉस है 80 का है, 80-82 ये जोन है, अब भी लेना चाहिए। आज अच्छा आपको मिला है 4% अप, लेकिन अब भी अच्छा लगता है। स्टॉप होगा 76 का नेशनल एल्यूमिनियम। तो HCL टेक के बाद नैल्को में एक तेजी का ट्रेड आता हुआ और 82 के टारगेट के लिए गाबा साहब कह रहे हैं तेजी करनी चाहिए। राजेश सातपुते, बताइए। अक्षता जी, मुझे बायोकॉन अच्छा लगता है। दो चीजें मुझे यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली अच्छी लग रही है वो तो देखिए, चार्ट पे 10-20 DMA का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और सबसे बड़ी बात है विद राइज इन वॉल्यूम ये अपने 50 DMA के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो इसका 50 DMA कहाँ है? ये है 286। सो एट प्रेजेंट इट इज अबाउट 286 एंड 288 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो बायोकॉन लेके जाएंगे 280 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट, पहला टारगेट होगा 300 का, लेकिन चार्ट देख के लगता है 300 को टेस्ट करने के बाद प्रोबेबली ये 310 तक भी जा सकता है। तो दो टारगेट लेके जाए, 300 और 310। स्टॉप लॉस 288 बायोकॉन बाय। कौन में हमने देखा पिछले आधे घंटे में मूव्स आए हैं तेजी के, और इस पर नजर राजेश सातपुते की 300-310 का टारगेट। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? सुदीप, आप म्यूट पर हैं। जी, मेरा ट्रेड रहेगा हिंडाल्को पे। हमने देखा है कि नैल्को हिंडाल्को ये दोनों एल्यूमिनियम स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। स्टॉक अपने 9 महीने के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट में भी राइज आ रहा है। पहली बार 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है फरवरी के बाद, और 440 और 450 के पुट्स में बहुत राइटिंग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कल के 17 में भी कैरी फॉरवर्ड रहेगा, और 448 के स्टॉप लॉस से 475 के टारगेट के लिए हम इसे BTST लेके जा सकते हैं। ओके, चलिए एक बार जरा वापस लेकर आइए ICICI बैंक, उसका इंट्राडे चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। ICICI बैंक जो सुबह से इसमें थोड़ी सी वीकनेस थी और ये अभी भी करीब 1.5% नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 895 इस समय। इसको मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि 943 इसका 52 वीक हाई था, और इस समय ये जो स्टॉक है इसने 20 DMA ब्रीच किया था। अभी अपना 50 DMA भी ये स्टॉक जो है ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। तो नॉर्मली एनेक्डोटली अगर आप देखें तो 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में ये स्टेबलाइज कर जाता है। यहाँ से नॉर्मली बाइंग आ जाती है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बैंक निफ्टी का ओवर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर पीरियड अलॉन्ग विद SBI। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर बाइंग आएगी कि नहीं आएगी। गाबा जी, ये तो एक गो टू स्टॉक रहा है मार्केट के लिए। देखिए वो जो ब्लू लाइन पे एकदम एग्जैक्टली उसी लाइन पर आता हुआ, तो ये यहाँ पर बाय करना है या फिर अभी इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि कहाँ बॉटम होगा? ये जो रीसेंट करेक्शन स्टार्ट हुई है, यहाँ पर प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। सेटिस्फाई हो जाए बाय सिग्नल तब करना है। हाँ, अगर आपको एक पॉइंट चाहिए जहां पर खरीद सकते हैं, प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं, वो है 910 के ऊपर अगर ट्रेड करता है ICICI बैंक तब जाके खरीद सकते हैं। फिलहाल लेट इट स्लाइड, हो सकता है लोअर लेवल के 860, 870 के वहां सपोर्ट मिले, या फिर वहां पर बाय सिग्नल जनरेट होता है उसके आसपास। तो लेट्स वेट एंड वॉच ICICI बैंक। वेट एंड वॉच। हर्षना, शायद ONGC के नंबर्स आने हैं, राइट? जी हाँ, क्योंकि ग्रेसिम आ गया, भारत फोर्ज का इंतजार था, अब ONGC आई थिंक शाम को नंबर्स आएंगे। डेज लो पर आता हुआ एकदम से लास्ट के 10 मिनट में ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक जिसे कहते हैं डिक्लाइन दिखाया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि रिजल्ट से जस्ट पहले इंट्राडे लो बना रहा है स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा दबाव प्री नंबर्स बनता हुआ। अच्छा, मानस का एक ट्रेड रह गया है। मानस, STBT या BTST कर रहे होंगे? बिल्कुल BTST करके जाएंगे और गोदरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी करके जाएंगे। देखिए, कल ब्रेकआउट देखने को मिला और कल भी काफी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। और पिछले आधे घंटे में अगर आज देखिए तो आज स्टॉक ने फिर से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाया है। 1305 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है।
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करेंगे, 1290 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1355 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड गोदरेज प्रॉपर्टीज 1355 के लिए एक मौका तेजी का लेकर चले। इनफैक्ट यहाँ पर नोएडा की एक बिडिंग में इनके हाथ अच्छी खासी एक जमीन लगती हुई दिखाई दी, वो भी प्ले आउट होता हुआ स्टॉक में आज नंबर्स के बाद स्टॉक में तेजी जरूर आई है। शरद, कोई ट्रेड जो आपके जहन में है जिसमें पोजीशन इस समय आप लेने के पक्ष में है? पावर ग्रिड में ठीक ठाक करेक्शन आई है, आज स्टॉक एक्स डिविडेंड भी हुआ है। हमें लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से 280 रुपए तक के लक्ष्य स्टॉक में पॉसिबल है, और शॉर्ट टर्म में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिविडेंड का ओवर हो गया, इसके बाद एक स्टॉक वापस से रिकवरी मोड में आ जाएगा और ग्रेजुअली 280 के लक्ष्य के लिए मूवमेंट चालू हो जाएगी। जी, इस बीच चलिए काम करते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि आज जब हम इस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेक्टर्स देखिए, इंडिसेस तो लौट के आ गए, और आई थिंक अगर इंडिसेस को संबोधित करने के लिए किसी शब्द का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है आज कंसोलिडेशन। अच्छी बात यह है कि दोनों ही इंडिसेस अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन के ऊपर बैठे रहे, वहाँ से अगर आप देखें बहुत खिसके नहीं। सेक्टर्स अगर आप देखें तो सबसे बड़ा प्राइस डैमेज आज हुआ है मीडिया स्पेस में, सन टीवी और जी दोनों ही अगर आप देखें स्टॉक्स आज 15.9% के बिल्डअप के साथ मीडिया सबसे बड़ा शॉर्ट विटनेस करके जा रहा है आज। उसके बाद अगर आप देखें किसी स्पेस में शॉर्टिंग थी तो इट वाज टेक्सटाइल, यहाँ पे ABFRL, यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई, दोनों स्टॉक्स बैकफुट पे आके खड़े रहे। लॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ दो स्पेस में थी। प्लीज डायरेक्टर साहब पहले स्टॉक्स लेके आइएगा। सीमेंट आज यहाँ पे जेके सीमेंट में 21.5, देन रैमको 4.7, अल्ट्राटेक 6.2। अल्ट्राटेक सीमेंट में क्लोजिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखा गया है और ग्रेसिम में 8.3% बिल्डअप। तो सीमेंट अगर आप देखें आज सबसे कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है, और टेक्नोलॉजी स्पेस याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी में 5.8% बिल्डअप, और यहाँ पे टॉप वाई गेनर रहा LTI, और उसके बाद नौकरी 12.4, उसके बाद कोफोर्ज 9.7, और साथ ही साथ टेक महिंद्रा 2.9%। तो मिड कैप IT ने याद रखिएगा अपनी तरफ ज़्यादा वाई खींचा। पूरी की पूरी ब्रेथ लेके आइए जरा मार्केट के, एग्जैक्टली अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में क्या थी, ऑल्दो इंडिसेस थोड़ा सा लौट के वहीं पर आए, और अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें सुबह के वक्त ये करीब 66 लॉन्ग्स थे और इस वक्त 71, 34 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 74, शॉर्ट का आंकड़ा एग्जैक्टली वही है जो 930 पे था, और करीब लॉन्ग अनवाइंडिंग 16 स्टॉक्स में देखी गई। आइए देखते हैं लॉन्ग्स अगर आप देखें, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है सीमेंट में, और साथ ही साथ अगर आप देखें टेक्नोलॉजी स्पेस में, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें डेटा है, इन्फो एज, हिंडाल्को, एक्साइड, GSPL, जेके सीमेंट, मेटल स्पेस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें बिल्डअप देख के गया। बाकी अगर आप देखें डॉक्टर लाल पैथलैब में शॉर्ट स्क्यूज था, मन्नापुरम फाइनेंस में, अंबुजा सीमेंट्स अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पर जाके बंद होगा, गोदरेज कंज्यूमर, अशोक लेलैंड। पोस्ट अर्निंग्स अगर आप देखें जो स्विंग इसमें जनरेट हो रहे थे वो अब इसको एक निर्णायक स्तर पर ले आए हैं। बाकी शॉर्ट बिल्डअप सन टीवी, BHEL, ABB, डॉक्टर एडीज, एस्ट्रल और इंडिया मार्ट, M&M फाइनेंशियल, सिटी यूनियन बैंक, PNB, नेस्ले, कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। मेरे स्क्रीन पे एक कैश का स्टॉक अगर आप देखें तो डे हाई पर अपीयर हो रहा है, RVNL। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार लिखे आइएगा, इट्स 55, 50, 60 ऑल टाइम हाई 55। और इनफैक्ट इस कार्यक्रम में इनफैक्ट कई बार टिप्पणी हमने भी किया है, अनुज ने काफ़ी टिप्पणी की है, रेलवे PSUs उस पर ध्यान दीजिएगा, और इस दौर में ये स्टॉक अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। मानस, इसके डिलीवरी को कायम रखें, नो इश्यूज विद द टेक्निकल पैटर्न्स। नहीं, देखिए पैटर्न में तो कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं है। कंसोलिडेशन देखने के बाद फिर से आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो नई रैली के लिए तैयार हुआ है स्टॉक, और इस रैली में शायद आपको 63 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, 8 रुपए तक का अप मूव करंट लेवल से। तो पर खरीदारी करने की राय रहेगी, अगर छोटा गिरावट देखने को मिले तो 53 से 54 की रेंज में खरीदारी करिए, 48 का स्टॉप लॉस लगाइए और 63 की टारगेट सेट करिए। ओके, तो RVNL में ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी है। RVNL, इरकॉन, ये सभी काउंटर्स है जहां पर अच्छा एक्शन तेजी की तरफ बना है। अच्छा, स्ट्राइड्स फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि नतीजों के बाद स्टॉक अचानक तगड़ी तेजी दिखा रहा है।
पहले तो मुनाफे में आई है घाटे के मुकाबले। कंपनी ने करीब 20 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले साल इस तिमाही में 168 करोड़ का घाटा था। कंसोलिडेटेड आय 721 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ के करीब आई है और एबिटा प्रॉफिट भी, ऑपरेशनली भी नंबर्स में इंप्रूवमेंट। इनफैक्ट एबिटा तो 98 करोड़ के आसपास तक का आता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑपरेशनली कंपनी की तरफ से। और वो स्टॉक देखिए क्या भागा है, 8% तक के गेन। सुदीप, कोई व्यू इस पर? ऑफ कोर्स कल एक फॉलो थ्रू दिख सकता है, लेकिन 345 पर हो रहा है क्लोज ये। नहीं, इसे BTST लेके जा सकते हैं क्योंकि हम 1.5 साल में ये पहली बार अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे रिजल्ट्स के बैक पे। और जबकि हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा अपटिक भी आ रहा है, तो सेक्टर में भी बज है और ये स्टॉक में न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है इसे एक BTST और अगले 2-3 दिन के लिए पोजिशनल कैरी करके जा सकते हैं। 333 का स्टॉप लॉस और 365 से 370 का टारगेट ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब मार्केट का रैप अप स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि इतना बेकार क्लोज नहीं है मार्केट का, हालांकि रेड में बंद होंगे हम, लेकिन आज इजीली मार्केट काफ़ी बड़ा डिक्लाइन दिखा सकता था। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ स्टार्ट होता है। लेकिन हर्षिता के पास चलते हैं बिग वॉल पर और देखते हैं कैसे रही क्लोजिंग। हर्षिता, ओवर टू यू। तो आज कह सकते हैं इंडेक्स के लिए एक शांत सेशन रहा है अनुज। 18,300 के आसपास इस समय टिकता हुआ। हमने ऑफ कोर्स 18,399 तक का हाई छुआ। उसके बाद आप देखेंगे 33 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल रही है ये क्लोज। निफ्टी बैंक भी फ्लैटिश है, 80 अंकों की गिरावट, हल्की सी नरमी आप कह सकते हैं इंडाइसेस में देखने को मिली है। लेकिन आज जहां पर निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा विराम लिया है, वहीं निफ्टी IT चला है। और निफ्टी IT में आप देखिएगा 215 अंकों की बढ़त दर्ज होती हुई दिखाई दी है। कोफोर्ज जैसे काउंटर्स, LTI, माइंडट्री की हम बात कर रहे थे, दिग्गजों में इन्फोसिस, HCL टेक, इन सब में तगड़ा मूव देखने को मिला और ये इंडेक्स दरअसल थोड़ा सा कंट्रोल में था। इसके अलावा आप मेटल इंडेक्स पर भी नजरें रखें क्योंकि वहां से भी सपोर्ट मिला जब हिंडाल्को जैसा दिग्गज आई बेग योर पार्डन एक ही दिन में 6-7% तक की तेजी दिखाता है तो जाहिर तौर पर इंडेक्स तो चलेगा ही। तो 6% के गेंस 455 के आसपास। हिंडाल्को ही नहीं, आप गौर करिएगा तो टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में भी तेजी देखने को मिली और छोटी कंपनियों में नाल्को, सेल, इन सब की बात हुई थी जहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो ये 2 पॉकेट्स थे जहां पर सपोर्ट था, स्ट्रेंथ था। फार्मा में एक थोड़ा सा मिक्स्ड प्ले देखा गया। इंडेक्स पर अगर आप नजर डालते तो सुबह में तो हल्की सी नरमी दिखा रहा था, एकदम फ्लैट हो गया है फार्मा इंडेक्स, लेकिन इंडिविजुअली स्टॉक्स में काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली थी। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप जहां पर क्लियरली आपको दिखाई देगा किन स्टॉक्स में तेजी और किन में साइजेबल मंदी होती हुई दिखाई दी। तो क्या नहीं चला है आज, क्योंकि इंडेक्स थोड़े से नेगेटिव टिक पर जाकर टिक रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में मुनाफा वसूली, ITC में करीब 2.5% तक की गिरावट, ONGC नंबर से ठीक पहले करीब 1% फिसलता हुआ। टाइटन हो, पावर ग्रिड हो, कोल इंडिया, HUL जैसे हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तेजी की तरफ आज का आउट परफॉर्मर हिंडाल्को नियरली 6% के गेंस। अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा फॉलो थ्रू आता हुआ दिखाई दिया है। टाटा मोटर्स, ग्रासिम के नतीजों पर भागा वो स्टॉक भी। और ऑफ कोर्स बैंकों में कोटक का सहारा, इंडसइंड बैंक का सहारा, HDFC बैंक का सहारा, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने दरअसल हल्की तेजी अपने नाम कायम रखी। एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया। तो आज की समाप्ति 18,300 के ऊपर हुई है, जो आप पॉजिटिव ही मानेंगे कंस्ट्रिंग ज्यादा कुछ गिरावट, ज्यादा बड़ा नॉक नहीं लगा। इनफैक्ट आखिरी आधे घंटे में तो डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे आ गया था, उसके बावजूद अपने आप को निफ्टी ने संभाला है। चलिए देखते हैं कि सीधा सौदा में आशीष और साथ ही नीरज का जो मुकाबला था वहां पर किस तरह के ट्रेड्स आउटलाइन हुए और उनका क्या हाल रहा। तो मंदी के 3 स्टॉक्स जो आशीष ने सुबह में आपके लिए मेंशन किए थे, भेल, थायरोकेयर और इंडिया पेस्टिसाइड, लेकिन तेजी की तरफ इन्होंने रखा था। PNG हेल्थ नंबर्स अच्छे थे, 3% ऊपर वो काउंटर रहा। नीरज ने भी नतीजों पर ही दांव खेला। गॉडफ्रे फिलिप्स, HEG के नतीजे अच्छे तो 4.5 और 5.5% तक की तेजी बहा। एस्ट्रल के नंबर्स बेहद खराब, 3.5% तक की गिरावट। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में भी हमने देखा 3% तक की मंदी देखने को मिली। तो ये रहे वो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा हरकत दिखाई है इनके पोर्टफोलियो में या फिर इनकी टीम में, जो सीधा सौदा में सुबह आप 7:30 बजे देखते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं इंडेक्स के लिए आज का सेशन एकदम शांत रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली भरपूर एक्शन देखने को मिला। हफ्ते की शुरुआत ही है, आगे ऑफ कोर्स 4 और ट्रेडिंग सेशंस और देखते हैं मोमेंटम लौटता है या फिर ये मुनाफा वसूली का सिलसिला
थोड़ा सा और गहराता है। चलिए इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।